सो ठीक है, ये हमने देख लिया था एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट तक। नेक्स्ट इज फिनेंस बिल। फिनेंस बिल समझिएगा, व्हाट इज फिनेंस बिल। तो जब बजट पेश होता है तो मैंने बताया कि उस समय फिनेंस मिनिस्टर या जो भी वो घोषणा करते हैं कि ये टैक्स घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, या इसका लिमिट इतना कर दिया गया है, या नया टैक्स लगाया गया है, या इस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि टैक्सों से जुड़ा हुआ भी कई सारे घोषणा करते हैं। टैक्स क्या है? हम पब्लिक से कुछ चार्ज कलेक्ट करते हैं। सरकार जो है पब्लिक से कुछ चार्जेस कलेक्ट करती है। अब उनमें कोई भी बदलाव आप बिना कानून के नहीं कर सकते। समझिए इस बात। सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आपका जब मन हुआ जितना पैसा कहिएगा कि हाँ भाई इतना टैक्स देना है, ऐसा नहीं है। तो अगर उसको कोई भी पैसा लेना है अगर जनता से, तो उसके लिए उसको कानून पास करना पड़ता है। एन एक्ट हैज़ टू बी पास्ड। तो मान लीजिए अब तक आप इनकम टैक्स कुछ दे रहे थे, उसमें कोई भी अगर चेंजेस करना है तो कैसे करेगी सरकार? कानून के द्वारा। तो वो कानून कैसे होगा? तो वो जो है आपका फिनेंस बिल, ठीक है, फिनेंस बिल उसको कहते हैं। तो जो भी टैक्सेस में चेंज करना हो तो उसके लिए एक फिनेंस बिल पास करना पड़ता है कि हाँ भाई इनकम टैक्स 20% से घटाया जा रहा है 17%, या 20% से बढ़ाया जा रहा है 21%, या उसका लिमिट 3 लाख से बढ़ा के 0 to 5 लाख किया जा रहा है, ये जो भी है। तो किसी भी तरह का जो पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, उसमें अगर कोई भी मॉडिफिकेशन, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन, मतलब हटाया भी जाए, कम भी किया जाए, या नया टैक्स जोड़ा जाए, तो वो कैसे होगा? कानून के द्वारा। और कानून कैसे क्या होगा उस केस में? फिनेंस बिल कहते हैं ऐसे कानून को। जो टैक्सेस से जुड़ा हुआ कानून आता है उसके लिए जो बिल आता है उसको फिनेंस बिल कहते हैं। बेसिकली वो मनी बिल का ही हिस्सा है, मनी बिल। लेकिन मनी बिल और थोड़ा सा फर्क हो जाता है, इसलिए उसको हम नाम देते हैं फिनेंस बिल। तो एक हो गया क्या, हमारे यहाँ कहते हैं ऑर्डिनरी बिल, जो अगर नॉर्मल विषयों से जुड़ा हुआ कानून बनाना है तो उसके लिए सिंपल उसको कहते हैं ऑर्डिनरी बिल। जो गवर्नमेंट का जो है पैसों के कामकाज से जुड़ा हुआ बिल है गवर्नमेंट का, उसको क्या कहते हैं? मनी बिल। पढ़े हैं ना, सब बताएं आपको। और जो टैक्सेस से जुड़ा हुआ कोई प्रपोजल हो, कोई बदलाव कुछ भी हो, उससे जुड़ा हुआ जो बिल होता है उसको क्या कहते हैं? फिनेंस बिल। तो बजट में क्या होता है? हर बार के बजट में आप देखिए कुछ ना कुछ टैक्सेस से जुड़ा हुआ होता है। अगर वो बजट स्पीच में नहीं भी बोलते हैं, अगर कोई जैसे माइनर छोटा मोटा या बिजनेस फील्ड के लिए बदलाव है जो आम जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो सब भाषण में नहीं बोला जाता है, लेकिन वो होता है उसमें। तो टैक्सेस से जुड़ा हुआ जो भी चेंजेस होता है वो किस में होता है? वो एक फिनेंस बिल के रूप में होता है, वो भी बजट का हिस्सा है, क्योंकि उस फिनेंस बिल को भी पास करना होगा। समझ गए फिनेंस बिल? यस सर। देखिए वही लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन of the annual financial statement before parliament, a finance bill is also presented. यस सर। जब एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के सामने, तो उसके साथ एक फिनेंस बिल भी प्रेजेंट किया जाता है इन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 110(1)(a ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिनेंस बिल के लिए किस आर्टिकल में दिया गया है? 110 का 1 का ए, ठीक है। डिटेलिंग द इम्पोजिशन, यानी जिसमें कि बताया गया होगा क्या? इम्पोजिशन, यानी कोई नया इम्पोज किया गया है, नया लगाया गया है, उसको बोलते हैं इम्पोजिशन या इम्पोज। समझ रहे हैं? लागू करना। हाँ।
एबोलिशन लागू करना नहीं, नया जोड़ना, लागू करना इम्प्लीमेंटेशन होगा। इम्पोज मतलब थोपना। हाँ, मतलब कुछ थोपा जा रहा है, नहीं कि नया लगाया जा रहा है। समझ। इम्पोजिशन, एबोलिशन खत्म किया जा रहा है। एबॉलिश मतलब खत्म। हाँ, एबॉलिश रेमिशन, रेमिशन कोई तरह का छूट दिया जा रहा है। छूट मतलब कोई टैक्स में आपको कहा जा रहा है कि हाँ भाई कम किया जा रहा है, समझ गए। या आपको किसी कारण से छूट उससे दिया जा रहा है पेमेंट से, है ना। रेमिशन, ऑल्टरेशन, किसी तरह का बदलाव किया जा रहा है, उसमें घटाया बढ़ाया जा रहा है, या और कोई भी तरह का, बहुत तरह का बदलाव हो सकता है। यस सर। गर्मी लग रहा है, खोल लीजिए थोड़ा, ठीक है। कंफर्टेबल हो जाइए। फैन का हवा लग रहा है ना कि और तेज करना है? ठीक है। ठीक है ना। ऑल्टरेशन और रेगुलेशन, ढीला थोड़ा पहन लिया करिए नहीं, अब टाइट हो गया है कपड़ा। पहले तो ढीला ही था। अच्छा अच्छा, हाँ बॉडी थोड़ा वो हुआ है, फुला है। टाइट हो गया। और रेगुलेशन, और रेगुलेशन मतलब किसी तरह का कानून उसके लिए कंट्रोल करने के लिए बना रहे हैं, नियम कानून। रेगुलेशन मतलब नियम कानून, मतलब क्या? ये समझे, जैसे मान लीजिए एक नल है, कहीं बाहर में नल लगा हुआ है, ठीक है, हमने नल लगवाया, नल लगा हुआ है, अब खूब फ्री छोड़ दिया है, जब जिसका मन है उसको आके यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब हम कल से उसके लिए बना दें नियम कि देखिए सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ही जिसको पानी भरना होगा भरेगा, और फिर शाम को 5 से 6 ही भरेगा, बीच में कोई नहीं लेगा उससे पानी। क्या हो गया, उसके लिए अब नियम आ गए, अब जो भी भरेगा उससे 8 से 10 आएगा या शाम को 5 से 6 आएगा। तो हमने उसको रेगुलेट कर दिया। तो नियम लग गया कि हाँ, कैसे यूज़ करना है, कोई भी तरह का नियम, या हम कह दें कि देखिए जो भी पानी लेगा, अब 1 बाल्टी से ज़्यादा कोई आदमी पानी उससे नहीं लेगा। ये नहीं कि आप अपना टंकी लेके आ जाइए और भर लीजिए भर टंकी, नहीं, 1 बाल्टी ही एक व्यक्ति उससे पानी। तो क्या हो गया, उसको हमने रेगुलेट कर दिया उसके यूजेज को। तो इसको कहते हैं रेगुलेट करना, ठीक है, टू मेक सम रूल्स। तो और ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस प्रोपोज्ड इन द बजट। तो कोई भी तरह का टैक्स से जुड़ा हुआ, चाहे नया टैक्स लगाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, कोई किसी को छूट दिया जा रहा है, या टैक्स कुछ घटाया बढ़ाया, या कोई तरह का बदलाव उसमें किया जा रहा है, या कोई उससे जुड़ा हुआ कोई नियम वगैरह बनाया जा रहा है। तो प्रोपोज्ड मतलब जो ऐसा वो प्रपोजल रखा गया है बजट में, प्रस्ताव रखा गया है। तो इस तरह का जो अगर कोई भी किया जा रहा है तो उससे जुड़ा हुआ एक हमें फिनेंस बिल, ऐसा आप करना चाहते हैं, वो प्रस्ताव, वो बिल, उसको कहते हैं फिनेंस बिल। फिनेंस बिल मतलब टैक्स से जुड़ा हुआ, समझ गए। फिर से समझ लीजिए, अगर सरकारी पैसा है, जैसे कि कहीं उसको जो पैसा विड्रॉ करना है या इनकम से जो, तो वो पैसा जो है उसको कहेंगे मनी बिल, ठीक है। टैक्स से जुड़ा हुआ कोई अगर प्रस्ताव है उसको कहेंगे फिनेंस बिल, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अ फिनेंस बिल इज अ मनी बिल एज डिफाइंड इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिनेंस बिल भी मनी ही बिल है, फिनेंस बिल भी मनी बिल है, ध्यान रखिए, लेकिन हर मनी बिल फिनेंस बिल नहीं है, ठीक है, समझे। बिल क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, देखिए समझ लीजिए। बिल हमारे यहाँ 2 तरह के होते हैं हमारे संविधान के अनुसार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स, वन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल, अदर इज कॉल्ड मनी बिल। जो मनी से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का मैटर होगा दैट इज कॉल्ड मनी बिल, और बाकी जितने मैटर्स होंगे उनसे जुड़ा हुआ कोई भी कानून का प्रपोजल होगा दैट विल बी ऑर्डिनरी बिल। यस। अब यहाँ भी स्पीकर को दिया गया है ये पावर कि वो किसी बिल को मनी बिल मानता है कि ऑर्डिनरी बिल मानता है, ये तय करेंगे स्पीकर, और स्पीकर का उसमें अंतिम है, उसके फिर कोई स्पीकर जो तय कर दिया फाइनल। यस। तो स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। अब मनी बिल में ही
दो तरह का हमने वो कर दिया है कि जो अगर टैक्स से जुड़ा हुआ तो उसको हम कह देते हैं फिनेंस बिल, और बाकी सबको मनी बिल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिखा है कि अ फिनेंस, क्योंकि आर्टिकल 110 जो है बेसिकली वो मनी बिल से ही डील करता है। आप देखेंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उसका टॉपिक क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू मनी बिल 110 में। तो ये 110 पूरा आर्टिकल मनी बिल से ही जुड़ा हुआ है। उसके 1A में है फिनेंस बिल के बारे में चर्चा है, 1A। तो ये लिखा गया है कि अ फिनेंस बिल इज अ मनी बिल एज डिफाइंड इन आर्टिकल 110 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आपसे बन सकता है सवाल कि फिनेंस बिल किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, वेदर फिनेंस बिल इज एन मनी बिल और नॉट। इट इज accompanied by a memorandum explaining the provisions included in it। उसके साथ फिनेंस बिल के साथ एक मेमोरेंडम होता है, शॉर्ट में उसको मेमो कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कैश मेमो लेते हैं ना, वो मेमो वर्ड यही मेमोरेंडम, मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो उसके बारे में कुछ अगर जैसे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि फिनेंस बिल में क्या कहा जा रहा है क्या है, तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है मेमोरेंडम में होता है। जैसे बजट डॉक्यूमेंट, जो बजट आता है उसके साथ भी एक मेमोरेंडम आता है जिसमें बजट के कुछ जो टेक्निकल टर्म्स या और बातें समझाई जा गई होती हैं। ठीक है, उसको कहते हैं मेमोरेंडम। उसी तरह ये जो फिनेंस बिल होता है उसके साथ भी एक मेमोरेंडम होता है जो कि उसके प्रोविजंस को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। मेमोरेंडम का मतलब होता है डिटेल एक्सप्लेनेशन, बस। ठीक है, ये मेमोरेंडम वर्ड कई जगह आएगा। जैसे गवर्नमेंट आप न्यूज़ में सुनेंगे कि इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड एन MOU, शॉर्ट में MOU शॉर्ट में साथ एस लिखा है, उसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका शॉर्ट है। अच्छा, हाँ बहुत न्यूज़ में, हाँ बहुत आता है MOU। वो तो MOU कैपिटल अगर एक से ज़्यादा होता है तो वो एस मतलब लगा देते हैं। MOUs एक से ज़्यादा है तो प्लूरल हो जाएगा, वो प्लूरल करने के लिए एस लगता है कि कई हैं। तो MOU शॉर्ट में लिखा तो यही है। MOU जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब हाँ कि वो दोनों इस चीज़ को समझ रहे हैं तो उसको वो एक साइन कर लेते हैं कि हाँ भाई हम मानते हैं इस बात को, अब आगे इस पर कोई एग्रीमेंट किया जाए। तो कोई एग्रीमेंट जो है डायरेक्टली नहीं होता है। जो तरीका है सरकार का कि किसी दो पार्टी के बीच में जो अगर एग्रीमेंट होना है, मान लीजिए भारत किसी देश से कोई एग्रीमेंट करना चाहता है, क्योंकि एग्रीमेंट जब हो जाता है तब वो कानूनी रूप से बाध्य हो जाता है, इट इज़ बाइंडिंग कि आपको करना है। तो कोई ये UN के द्वारा नियम बनाया गया है? ये कोई UN के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये अपने आप उभर के आया जैसा जैसा देशों ने आपस में किया, और उस तरह से एक रिवाज बनता चला और बाद में वही चीज़ कानूनी रूप ले लिया। हाँ UN के द्वारा है ये, तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ठीक है। तो पहले तो UN से पहले भी चल रहा था, आज से थोड़े चल रहा है पॉलिटिक्स, तो बहुत सालों से चल रहा है? कब से समझिए 1400 तब से। तो ये जैसा देश करते गए धीरे धीरे एक रिवाज हर फील्ड में बन जाता है कि ऐसे हमें करना है, और उसको लोग एक्सेप्ट करके चलते हैं। एग्रीमेंट ले लिया उसके बाद में माना नहीं तो फिर क्या हो? नहीं माना तो फिर वो देश रिएक्ट करता है, उसके खिलाफ करेगा या फिर कुछ भी कर सकता है जैसा मामला है। हाँ, या और देश भी कर सकते हैं, तो उसके हाथ में। हाँ, तो ये जो है उससे पहले क्या होता है कि सबसे पहले वो लोग आपस में जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं कि हाँ हमने एक दूसरे की बात को सुना है और समझ लिया है और हम उससे एग्री करते हैं। इसका मतलब ये होता है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि वी एग्री ऑन दिस। उसके बाद अगला स्टेप फिर होता है एग्रीमेंट का। तो एग्रीमेंट साइन हो जाता है तब दोनों तरफ से ये लीगली बाइंडिंग हो जाता है कि आपको वो करना है।
नहीं है तो आपकी सरकार दोषी मानी जाएगी, फिर उस पर जैसा होगा लोगों को वो उससे रिएक्ट करेंगे। तो मेमोरेंडम वर्ड समझ गया, बहुत जगह आएगा आपको, एमओयू बहुत जगह, यहाँ भी होता है, कोई यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया, नेट पे देखते हैं करंट हाँ अफेयर में हाँ MOU बहुत आएगा। तो ये तरीका है, कहीं भी कोई भी एग्रीमेंट करना है, कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उससे पहले एक जो कानूनी रूप से अगर होता है तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। ये एक स्टेप होता है कि आपस में विश्वास बन गया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि हम लोग का आपस में एक लेवल का विश्वास बन गया है, हम लोग इसको कर सकते हैं। जब तक आपस में विश्वास नहीं बनता है एमओयू साइन नहीं करते हैं, और दोनों विलिंग भी हैं, मतलब इच्छा भी है हमारी कि ये करना चाहते हैं, तब वो उसको इच्छा को दिखाने के लिए साइन किया जाता है। लोग जान जाते हैं कि हाँ भाई ये करना। जैसे देखिए आपका एंगेजमेंट कैसे होता है शादी के पहले, शादी के पहले एंगेजमेंट क्या है कि यस वी आर विलिंग टू मैरी। एंगेजमेंट और अब तिलक क्या होता है? अब वही है, नया तिलक हो, नया उसको एंगेजमेंट कहते हैं। तो एंगेजमेंट अब तिलक को ही एंगेजमेंट कहते हैं। देखिए पहले उसी को तिलक कहा जाता था, अच्छा, अब वही जो है एंगेजमेंट उसको कह दिया जाता है। एंगेजमेंट करते हैं। और ठीक छेका है। क्या होता है? सब वही बोले ना, समय समय पर उसी का छेका ही होता था पहले, तो छेका तिलक बोलते थे। तो उसमें कहने का मतलब है कि हम लड़का को फिक्स कर लेते थे कि हम इसे ब्याह करेंगे, कोई और इसको अब अप्रोच नहीं करे, अच्छा, तो छेक लिया जाता था लड़का। छेका का मतलब कि छेका गया, अब इसको दूसरा कहीं जाने नहीं देना है, ये बंध गया हमारे लिए, अब इससे हमारी बेटी का या जिसका छेका मतलब वही तिलक को हाँ। ही छेक। तो वो समय समय पर गांव में कह एंगेजमेंट देते। कहने लगता नहीं, है। थोड़ा सा फर्क है। जैसे छेका में क्या होता था पहले कि छेका में सिर्फ फॉर्मली कुछ गिफ्ट्स और कुछ मनी या जो भी कुछ दे वो के लेके जाता है, फिक्स बतासा कर लिया लेके जाता था है। कि हाँ हम आपसे करेंगे। सेव फिर क्या तिलक कहते एक प्रॉपर फिर सेरेमनी होता था। अब ये बताया ना कि देखिए गांव शहर सब जगह मेट्रो में अलग अलग उसी का एक वो एक्सटेंशन हो गया। छेका है गांव में पहले होता था कि गांव में इतना हर चीज़ में ताम बढ़ाम नहीं करते हैं कि ठीक है शादी में एक साथ करेंगे, उससे पहले किस लिए इतना करें। तो बस फॉर्मली हो जाता था कि परिवार आया लड़का का तो उसको कुछ दे के हम लोग ये एश्योर कर देते थे कि हाँ हम लोग शादी कर रहे हैं। अब उसके बाद सीधे शादी वादी का शुरू होता था। अब उसके बाद जो थोड़ा सा दिखावा करने वाला कहने के लिए सभ्य समाज है, तो वहाँ होता है कि इस चीज़ को इलेबोरेट ढंग से जो है, और वो शादी के समय, तिलक जो है शादी के समय होता है। अच्छा, तिलक जो है इट इज़ एक्चुअली एट द टाइम ऑफ मैरिज। छेका जो है बहुत पहले किसी टाइम होता है, तो उसी को अब हम लोग एंगेजमेंट कह देते हैं, जो छेका होता है। समझ गए। समझ गए। अब वही अब एंगेजमेंट है, कोई रिंग सेरेमनी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तरीका है अपना बोलने का कि अंगूठी पहना दिए। अंगूठी कहाँ पहनाया जाता है छेका में? रिंग सेरेमनी जिसको बोले, यानी एंगेजमेंट में। छेका में तो कभी देखे नहीं है, अभी पहनाते हैं। अरे ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जगह जगह पर अलग अलग होती हैं। ये जगह जगह अलग अलग समाजों में सबका अलग अलग रिवाज है। ये कोई स्टैंडर्ड एक थोड़े तरीका है कि हाँ सब जगह सब लोग वही फॉलो करेगा। और ये अपने अपने पसंद से होता है लोगों को कि क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए लोगों की अपनी सुविधा की चीज़ होती है, जिसको जैसा ठीक लग रहा है कर रहा है, कोई थोड़े है। तो यही मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें जैसे जैसे होता गया वो एक ट्रेडिशन बन जाती है, रिवाज बन जाती है। वैसे ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे वो एक स्टैंडर्ड बनता चला गया कि हाँ ऐसे करना है, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो थोड़े कुछ लिख के वहाँ से कानून बन के आया था कि ऐसा ही करना है। लोग जैसा करते गए वैसे ही बनता गया। चलिए आते हैं। हाँ, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको समझाया, MOU। मेमोरेंडम है किस चीज़ का? अंडरस्टैंडिंग का, कि हाँ वी अंडरस्टैंड ईच अदर, वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स इंटेंशंस। ठीक है,
तो ये भी एक मतलब समझिए कि एंगेजमेंट टाइप का कदम होता है। उससे पहले भी कुछ डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, ठीक है, उससे पहले भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। एमओयू लास्ट में होता है। एमओयू सेकंड लास्ट है, उसके बाद फिर एग्रीमेंट होता है। ओ, तो कितना साइन करना पड़ता है? कई इतना आसान नहीं होता है। कोई देश को किसी के प्रति कंपेल कर देना कानूनी रूप से, ये छोटा मोटा कदम नहीं होता है, क्योंकि फिर उस देश पर वो बात आ जाती है। तो किसी भी देश के साथ एग्रीमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आप नहीं कीजिएगा तो फिर आप दोषी हो जाइएगा। तो वो फिर आपके क्या देश के होगा? खिलाफ कोई एक्शन वो ले सकता है कल को, तो वो यूएन में जाके ये होगा। कहीं भी जा सकता है। यूएन है, हाई इंटरनेशनल कोर्ट है, कोर्ट में बहुत भी जा जगह सकता है, कहीं पे भी या जा वैसे सकता भी एक्शन ले सकता है। ऐसे आप भी कुछ लोग action- मिलके, हाँ, मतलब कुछ आपके हो country- सकता कुछ है आपके country लोगों के में- खिलाफ कोई वो एक्शन ले ले। कुछ भी देखिए, एक्शन होगा, रिएक्शन होगा ही। आप नहीं फॉलो करिएगा कानून को, जो आप किए कहे हैं, विश्वास को तोड़िएगा, आपका शेयर मार्केट बहुत कुछ मतलब कुछ बहुत भी चलेगा। कर सकता हाँ। है। सो चलिए, हम मेमोरेंडम वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो यहाँ लास्ट में ये सेकेंड लास्ट में क्या एग्रीमेंट? लास्ट इज एग्रीमेंट, फाइनल एग्रीमेंट फिर हो जाता है। समझ लीजिए ब्याह हो गया। अब देखिए, आप ही जैसे शादी में ही है तो ब्याह लास्ट स्टेप है, उससे पहले आपका ये हो सब होता है, तिलक छेका, फिर उससे पहले भी होता है मिलना जुलना, कई बार होता है, देखा देखी होता है, आपस में कुछ अदला बदली कुछ चीज़ों का होता है। उससे पहले भी जांच पड़ताल होती है, दूल्हे की भी दुल्हन की भी, तो बहुत सारे स्टेप होते हैं। जब ये सब वेरिफिकेशन सब हो जाते हैं तब फिर छेका होता है कि हाँ भाई कुछ हमने गिफ्ट्स वगैरह दे के या कुछ अपने तरफ से रस्मी चीज़ों को दे के एश्योर करते हैं कि यस वी आर विलिंग एंड वी आर इंटरेस्टेड, वी विल। कमिटमेंट एक हो जाता है। हालांकि कमिटमेंट अभी भी है कि कमिटमेंट क्या कहिएगा, मन वैसा हुआ तो शादी के पहले भी लोग मना कर देते हैं किसी कारण से। हमारे गांव में दूल्हा गया स्टेज पे जो जयमाल होने के लिए, तो लड़की रिजेक्ट कर दी, शादी नहीं हुआ। लड़के को बहुत मनाया गया, नहीं मानी, सब चला गया, बाराती सब दूल्हा भी चला गया। हाँ, वही कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्शनल होता है सिचुएशन। ऐसा हम 3 केस देख लिए, पेपर में 2 पढ़े। नहीं तो और इसलिए एक होता है हमारी कि कुछ एक छुपाया गया करीब- होगा लड़की से, या विलिंग नहीं वो होगी दारू तो। पी के चला गया था, वो कुछ वही उसको खराब लगा होगा तो अब जो है। हाँ, लड़की से छुपाया गया है, क्योंकि लड़की जानती तो थोड़ी ना। और एक हमारे कज़न भाई की जो वाइफ है, मतलब जो मेरी भाभी जो लड़की, उनके कोई रिश्तेदारी में। तो हमने फिनेंस बिल आपको क्लियर हो गया हम्म, व्हाट इज़ फिनेंस बिल, ठीक है ना। टैक्सेस आपको याद रखना है दिमाग में, टैक्स से जुड़ा हुआ कोई भी प्रपोजल होगा उसको हम कानूनी रूप में फिनेंस बिल की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो भी पैसे का मामला होगा सरकार का कि हमको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा खर्च करना है वगैरह, तो वो होगा मनी बिल, ठीक है। और नॉर्मल बाकी सारे हैं तो वो ऑर्डिनरी बिल कहे जाते हैं। ऑर्डिनरी बिल उसके लिए शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ देखिए एप्रोप्रिएशन बिल। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएशन बिल। तो मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन वर्ड का क्या मतलब होता है। एप्रोप्रिएशन मीन्स कलेक्शन, निकासी, खास करके हम लोग पैसे या फंड्स के केस में यूज़ करते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स मतलब फंड्स को कलेक्ट कर लेना जहाँ से उसको लेना है। फंड मतलब जमा, पैसा, फंड, मनी, ठीक है। तो देखिए आफ्टर, मनी कलेक्शन। हाँ यस, जिसे आपने सरकार को कह दिया कि ठीक है भाई आप पैसा इतना खर्च कर सकते हैं, तो कैसे करेगा, पैसा उसको मिलेगा तब ना, वो निकालेगा तब ना पैसा खर्च करेगा। तो वो निकालने के लिए भी उसको बिल लाना पड़ता है कि हाँ हम इतना पैसा निकालना चाह रहे हैं। देखिए आफ्टर द डिमांड फॉर ग्रांट्स आर वोटेड बाय लोक सभा, पार्लियामेंट्स अप्रूवल
to the withdrawal from consolidated fund of the amount so voted and of the amount required to meet expenditure charged on consolidated fund is sought through appropriation bill। देखिए इसको समझिए। तो एक तो जिसको पार्लियामेंट ने वोट करके आपको अलाउ किया कि हाँ इतना पैसा आप खर्च कर सकते हैं, और दूसरा जो चार्ज था, मैंने बताया था आपको, चार्ज जो होता है कंसोलिडेटेड फंड पर, उस पर वोटिंग नहीं किया जा सकता है। ऐसा पैसा यानी जितना सैलरी ये सब पर, जितना भी मेंटेनेंस पर खर्च होता है पैसा, तो वो दोनों तरह का जो पैसा है जो कि तो वो निकालना है सरकार को, उसको निकालने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल मांगा जाता है कि हाँ हम इतना पैसा निकालना चाहते हैं। दो तरह का पैसा उसमें होता है, एक जिस पर पार्लियामेंट में बजट के दौरान बहस और वोटिंग हुई है, और दूसरा जो चार्ज्ड पैसा है जिस पर वोटिंग नहीं हो सकता है। ये दोनों अमाउंट जो कि किससे निकाला जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सरकारी खजाना आम शब्द में कहिए तो उससे जो निकालना है पैसा, उसको निकालने के लिए पार्लियामेंट्स अप्रूवल टू विड्रॉवल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, सरकारी खजाने से निकालने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल लिया जाता है। ठीक है, थ्रू द लास्ट में क्या है, थ्रू द एप्रोप्रिएशन बिल। तो वो जो विड्रॉवल के लिए परमिशन लिया जाता है, अप्रूवल लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल। अंडर आर्टिकल 114(3) of Constitution, no amount can be withdrawn from the consolidated fund without the enactment of such a law by Parliament। तो ये कहाँ कहा गया है, आर्टिकल 114 के 3 में कहा गया है कि कोई भी पैसा सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल यानी इस तरह के एक्ट को पास कराए हुए, ऐसा कानून बनाए हुए एक भी पैसा नहीं निकाल सकती। ठीक है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, 114 के 3 में दिया गया है कि भले पार्लियामेंट ने उसको खर्च के लिए अप्रूवल दे दिया है, लेकिन अभी पैसा निकालने का परमिशन नहीं मिला है। तो आप एक भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि इस तरह का कानून यानी एप्रोप्रिएशन बिल आप नहीं लाते हैं पार्लियामेंट के सामने, और पार्लियामेंट उसको पास नहीं कर देती है, प्रेसिडेंट उसको अपना एसेंट नहीं दे देते हैं, तब तक आप एक भी पैसा निकाल नहीं सकते हैं सरकारी खजाने से। तो वो जो पैसा निकालने के लिए कानून बनाया जाता है, परमिशन लिया, भाई पार्लियामेंट से परमिशन लेने का मतलब है कानून, नहीं तो अपने मन से कर देगा सरकार। तो पार्लियामेंट से आपने कानून के द्वारा जो परमिशन लिया पैसा निकालने के लिए, उसको क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल। बस वही है। हाँ, तो जब भी आपको कोई भी पैसा निकालना होगा जो पहले से आप जिसका सैंक्शन, जिसका परमिशन नहीं मिला होगा, तो उसके लिए आपको फ्रेश एप्रोप्रिएशन बिल पेश करना होगा पार्लियामेंट के सामने कि हाँ हम 100 करोड़ रुपया निकालना चाह रहे हैं, ये ज़रूरत है। पैसा निकालने के लिए एक बिल लाना होगा, हाँ, उसी को बिल कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। यानी जिस चीज़ के लिए पहले से आपको परमिशन नहीं मिला है, मान लीजिए बजट के समय आपको 50,000 करोड़ निकालने का मिल गया, तो वो 50,000 करोड़ हो गया। उसके अलावा अब आपको कोई भी पैसा निकालने के लिए ज़रूरत है, उसके अलावा, तो फिर से आपको एप्रोप्रिएशन बिल पेश करना होगा। पैसा निकालने के लिए मतलब कि इमरजेंसी में पैसा अगर घट गया, हाँ, तो उस केस में है एप्रोप्रिएशन बिल। उस केस में या कोई भी केस में, और भी कोई भी कुछ, मान लीजिए कोई नया मुद्दा आ गया, कोई नया इशू आ गया, उसके लिए आपको पैसे का ज़रूरत है, खजाना से निकालना है, तो फिर आप फिर से पास करिएगा। एप्रोप्रिएशन बिल के पहले भी होगा, पहले आपको तो पार्लियामेंट को बताना होगा कि किस लिए निकालना चाहते हैं,
पहले तो आपको खर्च आपका वो सैंक्शन करेगा कि हाँ भाई आपको निकालना है कि नहीं निकालना है। ये कौन तय करता है? पार्लियामेंट। सब बहस होता है। हाँ, तो उसको हम डिमांड फॉर ग्रांट या सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट, सप्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं, जो एक्स्ट्रा कुछ भी ज़रूरत होता है तो आप सप्लीमेंट्री डिमांड पहले, उसके पहले इंट्रोडक्शन होता है, वो पूरा बिल का प्रोसीजर चलता है। तो आप बताते हैं कि हाँ देखिए ऐसा ऐसा हमें आवश्यकता हो गया, इसलिए इतना हमको पैसे की ज़रूरत है, हमको पैसा निकालना है। तो वो वहाँ पहले कहेगा कि हाँ आपको दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। अगर दिया जाना चाहिए कह देता है पार्लियामेंट, तब फिर आप उसको निकालने के लिए बिल पेश करते हैं कि अच्छा इतना पैसा हमको निकालने का परमिशन दिया जाए। तब पार्लियामेंट उसको जब पास कर देगा, वो अप्रोप्रिएशन एक्ट हो जाएगा, तो आपको पैसा उतना निकालने का अधिकार हो जाएगा। यस सर। ठीक है, देखिए आ गया जो आप अभी पूछ रहे थे। सप्लीमेंट नेक्स्ट आ गया सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ये चीज़ है। यानी पहले डिमांड्स फॉर ग्रांट्स तो आप बजट में पेश कर दिए थे कि साल भर में हमको एक्सपेक्टेड इतना ये है, मिनिस्ट्री वाइज डिपार्टमेंट वाइज आपने एक एक ग्रांट दे दिया था डिमांड कि ये हाँ। सब पैसा रहता कहाँ पे है सरकार का? ये जितना भी पैसा है कहाँ पर रहता है? आरबीआई में तो नहीं रहता है। सरकार का पैसा भाई जिस रूप में वो नहीं, सरकार का ट्रेजरी उसको कहते हैं, वही तो खजाना है सरकार का, ट्रेजरी। और ट्रेजरी कहाँ पे रखता है? अब ये ट्रेजरी कहाँ मेंटेन होता है, मेरे ख्याल आरबीआई के पास होता है, आरबीआई ही उसको देखती है। बहुत सारे देश में सोना के तौर पे रखा, रिजर्व रखता है ना। वो गोल्ड रिजर्व अलग चीज़ होता है। गोल्ड रिजर्व मतलब क्या? ये अलग चीज़ है। ये अलग चीज़ है। ये तो हुआ सरकार का जो भी आमदनी हो रहा है, हाँ, तो और जो भी खर्च हो रहा है इसको कहते हैं, उसको ट्रेजरी कहा जाता है, खजाना सरकार। हाँ, तो रखा जाता, आरबीआई ही रखता है। हाँ, कहीं मेंटेन होता है जहाँ भी आरबीआई के पास, क्योंकि जैसे हम लोग को भी इनका जैसे सैलरी आता है तो आरबीआई इसका मैसेज आता है कि आरबीआई ने आपका इतना सैलरी बैंक में कर दिया है। ठीक है, आरबीआई के थ्रू मैसेज आता है। आरबीआई ही मेंटेन करता है। हाँ हाँ, आरबीआई ही मेंटेन करता है उसको। तो वो सरकार का अकाउंट एक तरह का सरकार का होता है, उसको ट्रेजरी हम कहते हैं। ट्रेजरी, हाँ, अच्छा। तो हाँ, उसी से पैसा जितना भी आप पैसा जमा करते हैं तो वो ट्रेजरी में ही जाता है। वहीं से, ठीक है, आम तौर पर उसको हम ट्रेजरी कहते हैं, ऐसे उसका वर्ड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसे लेकिन जानता कोई हाँ, थोड़ी ना। तो ट्रेजरी उसको कहते हैं हम, ट्रेजरी बिल्स उसका होता है। कंसोलिडेटेड बिल, ट्रेजरी बिल हुआ कि मतलब कंसोलिडेटेड फंड बिल। हाँ, उससे जो भी, हाँ उससे आपको, जैसे उसमें होता है ट्रेजरी रिसीट्स एक होता है और ट्रेजरी बिल्स। जैसे सरकार को किसी को पैसा खर्च किया तो वो बिल हो जाता है, आमदनी हुई तो रिसीट हो जाता है। जैसे मैंने पैसा जमा किया, अगर मान लीजिए मैंने कल को फाइन भरा 1000 रुपये का, तो वो 1000 रुपया जमा होगा तो वो रिसीट के तौर पर जमा हो जाएगा, ट्रेजरी रिसीट के रूप। और अगर मान लीजिए सरकार से मुझे मिला पैसा किसी कारण से, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेजरी बिल के रूप में दिखाया जाएगा कि इतना खर्च हुआ। अब देखिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, यानी सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा। रेगुलर तो आपने बजट में मांग लिया था कि हाँ भाई साल भर के लिए हमें इतना पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, उसके अलावा सप्लीमेंट्री। देखिए, इफ़ द अमाउंट ऑथोराइज्ड थ्रू एप्रोप्रिएशंस फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस is found to be insufficient for the purposes of that year। पहले जो चीज़ बजट में पेश किया गया था वो पाया जाता है कि भाई इससे काफ़ी नहीं है, इससे और ज़रूरत पड़ेगा पैसा किसी काम के लिए। सर्विस यहाँ मतलब है फॉर सम मतलब क्योंकि आप पैसा किसी डिपार्टमेंट को देते हैं ना, तो उस डिपार्टमेंट के लिए, उस वर्क के लिए, जिस वर्क के लिए दिया गया था। जैसे एक मैं एग्जांपल दूं कि जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्राइमरी स्कूल में टॉयलेट्स बनाने के लिए आपने 100 करोड़ का अमाउंट पास कराया था कि साल भर में हमें प्राइमरी स्कूलों में टॉयलेट्स बनाने के लिए 100 करोड़ रुपया दिया जाए। फिर जब आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया
तो आपने देखा कि भाई खर्च, महंगाई बढ़ गई है, मार्केट में खर्च ज़्यादा जा रहा है। जिस हिसाब से खर्च जा रहा है, जितने टॉयलेट्स का टारगेट रखा गया है, तो उसको बनाने में 100 करोड़ की जगह हमें 150 करोड़ लग जाएगा, 50 करोड़ और हमें ज़रूरत पड़ जाएगा। तो फिर क्या है, 50 करोड़ के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट जाएगा कि शिक्षा विभाग में हमें प्राइमरी स्कूलों में टॉयलेट्स बनाने के लिए 50 करोड़ एडिशनल पैसों की ज़रूरत तो है। वो एप्रोप्रिएशन बिल ही होगा ना। उसका भी फिर बाद में, जब पहले तो आप ये पेश करेंगे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में, उसके बाद वो जब पार्लियामेंट मान जाएगा कि अच्छा ठीक है महंगाई हो गई, इनको दिया जाए और 50 करोड़, तब फिर आप उसका जब निकालना होगा एप्रोप्रिएशन बिल पास। तो वही एप्रोप्रिएशन बिल डाल के तब हाँ। निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ द अमाउंट authorized through appropriations for a particular service is found to be insufficient for the purposes of that year, or when a need arises during the ongoing financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year। यानी कोई नई चीज़ पर आपको खर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है जो आपने उस समय सोच नहीं पाए थे। कोई नया चीज़ आ गया, नया ज़रूरत आ गया। हर चीज़ पहले से तो जितना एक होता है अनुमान लगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ होता है जो बाद में समय के साथ ज़रूरत आ जाता है, जो पहले से सोचा नहीं गया था। अगर ऐसा कुछ जो पहले नहीं सोचा गया, इस तरह का खर्च करने का कोई ज़रूरत आ जाता है, तो उसके लिए भी अ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट प्रपोजल शैल बी मेड बिफोर पार्लियामेंट। तो एक सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट का प्रपोजल रखा जाता है पार्लियामेंट के सामने। फिर आगे वही प्रक्रिया होगा, उस पर भी बहस होगा, वोटिंग होगा, वोटिंग हो जाएगा, उस पर पास हो जाएगा, तब फिर आप एप्रोप्रिएशन बिल वहाँ पास कर दीजिएगा, वो फिर पास होगा, तब पैसा निकाल सकेंगे। तो ये हो गया हमारा बजट का पूरा प्रक्रिया। से ये कॉन्टेम्पलेटेड क्या था? थॉट, कॉन्टेम्पलेटेड, सोचा गया जो, हाँ सोचा गया। पुराना वर्ड है, जो प्रॉपर वर्ड है वो कॉन्टेम्पलेटेड होता था, कि ऐसा नहीं विचार किया गया। विचार करना होता है कॉन्टेम्पलेशन का मतलब, कॉन्टेम्पलेट का मतलब। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रोसीजर जो था बजट का, ये हो गया। क्या क्या हो गया उसमें आ गया, देखिए आपको पहले हो गया एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए बजट की शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले बजट स्पीच आता है। बजट स्पीच, ठीक है, बजट स्पीच में मोटे तौर पर जो है फिनेंस मिनिस्टर अपनी पॉलिसीज़ और बजट के जो प्रायोरिटीज़ हैं वो रखते हैं। पार्लियामेंट, एक इंट्रोडक्शन होता है बजट का। उसके बाद एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट रखा जाता है पार्लियामेंट के सामने, पूरा डिटेल आपने देखा। फिर उस पर जो है एक एक करके, और उसके बाद अभी ये पेश किया, क्या बोलते हैं, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, उसके साथ डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में उसी को डिमांड वाइज पेश किया जाता है कि इतना पैसा इस मिनिस्ट्री में, इतना पैसा इस विभाग में, इतना पैसा इस विभाग में, इस काम के लिए वो ज़रूरत है। उस पर अब एक एक डिमांड पर बहस होती है पार्लियामेंट में, और वोटिंग होती है जहां वोटिंग करने के लायक है। जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है उस पर वोटिंग नहीं होता है। अब उसमें जो है जब ये हो बहस हो जाती है, पास हो जाता है, साथ ही साथ एक क्या होता है, फिनेंस बिल, जो टैक्सेस से जुड़ा हुआ आपका जो भी प्रपोजल है उसमें रहता है, उस पर भी बहस होती है, वो भी पास किया जाता है। तो ये सब जब हो जाता है बहस करके पास, तब फिर तैयार किया जाता है कि जितना आपको सैंक्शन किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, कितना दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा, उसके लिए फिर बनता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल जब बना के आप पेश कर देते हैं तो आपको अधिकार मिल जाता है पैसा निकाल के खर्च करने का। उसके बाद आगे के समय में अगर कोई नई ज़रूरत पड़ जाती है, या जो पैसा दिया गया था वो कम पाया जाता है, तो और अगर खर्च करने की और पैसे ज़रूरत है किसी काम के लिए,
कमी पड़ गई या नया खर्च करना पड़ रहा है तो उसके लिए फिर पेश किया जाता है। जब ये सेशन में होता है पार्लियामेंट तो उस समय सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश किया जाता है। उसको जब ऐसे ही बहस होता है उस पर भी और उस पर भी वोटिंग होती है, पास होता है तो फिर वो अप्रोप्रिएशन के द्वारा वो पैसा फिर मिलता है सरकार को। ये तो हो गया बजट का प्रोसीजर। अब नेक्स्ट है देखिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। सरकार के रेवेन्यू के क्या क्या सोर्सेज हैं, सरकार के रेवेन्यू यानी इनकम के क्या क्या सोर्सेज। देखिए इन अकॉर्डेंस विथ in accordance with the Constitution 88th Amendment Act 2000, which has been given retrospective effect from April 1, 1996। देखिए 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुआ था साल 2000 में, 80th अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि लागू बैक डेट से कब से किया गया था, 1 अप्रैल से वो लागू माना जाएगा। 96 से पास हुआ है 2000 में, लेकिन उसको लागू कब से किया, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे जाके। रेट्रोस्पेक्टिव कैसे हो जाता है, मतलब होता है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है समय में पीछे जाते हुए, इन द पास्ट। तो ये माना जाता है कि ये लागू होगा 1 अप्रैल से ही, यानी उस समय से ही उसका प्रभाव माना जाएगा। All taxes referred to the union list, referred to in the union list, except the duties and taxes referred to in articles 268 and 269, respective surcharge on taxes and duties referred to in article 271 and any cess, ये सब आर्टिकल क्या था? हाँ नहीं, any cess levied for specific purpose under any law made by parliament shall be levied and collected by government of India and shall be distributed between the union and the states in such a manner as may be prescribed by the president on the recommendations of the finance commission। तो कहा जा रहा है कि ये 80th अमेंडमेंट एक्ट में ये कुछ किया गया था बदलाव कि जो भी टैक्स अब भारत सरकार कलेक्ट करेगी, कुछ को छोड़ के, जो यहाँ आर्टिकल 268, 269, 271 में जो चीज़ें दी गई उसको छोड़ के, तो वो टैक्सेस जो हों वो केंद्र यानी यूनियन और राज्यों के, स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस तरह से एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रेसिडेंट, जैसा कि प्रेसिडेंट के द्वारा कहा जाएगा, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फिनेंस कमीशन। और प्रेसिडेंट कैसे तय करेंगे, जो फिनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगा उसके आधार पर वो तय करेंगे। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ देखिए फिनेंस कमीशन ये बोलता है कि जो भारत सरकार, केंद्र सरकार जो टैक्स कलेक्ट किया उसमें कितना % वो राज्यों को देगा, कितना वो खुद रखेगा और कितना वो राज्यों को देगा। तय होता है वहाँ पे। हाँ, ये फिनेंस कमीशन ये रिकमेंडेशन देती है अपना प्रेसिडेंट को। अच्छा। और प्रेसिडेंट उसको मानते हैं या नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे तो जो पहले का है वो चलेगा। और करेक्शन करना होगा, प्रेसिडेंट मानेंगे, अपने से करेक्शन किया तो अब उसका जो भी है मतलब वो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पर के ही बल होता पर है। है। हाँ, लेकिन ये चला आ रहा है कि जो फिनेंस कमीशन कहता है वही मान लिया जाता है, इसीलिए उसको अपॉइंट ही किया जाता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अच्छा अच्छा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं फिनेंस कमीशन। फिनेंस कमीशन वो कह देगा कि इतना ही हमको पैसा देना है स्टेट को, तो उतना ही दिया जाएगा बस। देखिए फिनेंस कमीशन भी आपको बताए थे, आर्टिकल 280 में ये दिया गया है। ये बहुत बार पूछा गया है कि किस आर्टिकल में फिनेंस कमीशन, हाँ पीछे किस आर्टिकल में फिनेंस कमीशन का दिया गया है। आर्टिकल 280
ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मान लीजिए ये इकोनॉमी का। तो फिनेंस कमीशन से एक सवाल डेफिनेटली आता है, मान लीजिए 280 में उसका चेयरमैन के बारे में पूछेगा, या तो पूछेगा किस आर्टिकल में है, 280 या अभी कितना परसेंटेज उसने कहा है देने के लिए, या बिहार को कितना परसेंट मिलने वाला है, या उसका कौन चेयरमैन था। कब इस्टेब्लिश हुआ, ये सभी पूछ सकता है। ये हर 5 साल पर बनता है। 5 साल, जैसे इलेक्शन कमीशन होता है वैसे फिनेंस कमीशन, जैसे सरकार होती है ना 5 साल के लिए, वैसे ये भी 5 साल के लिए बनता है। उसके बाद फिर नया अपने आप उसका पीरियड खत्म हो गया, वो खत्म अपने आप उनका समाप्त हो जाता है। फिर नया फिनेंस कमीशन राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। राष्ट्रपति अपॉइंट, हाँ। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होगा, हाँ, नया चुनाव होगा। तो कहने का मतलब है उनको जिस पीरियड तक के लिए, उससे मतलब नहीं है कि सरकार बदल रहे कि नहीं, राष्ट्रपति बदल रहे हैं कि नहीं, उसको जिस समय के लिए अपॉइंट किया गया, मान लीजिए 2020 से 2025 तक का उसका पीरियड था, तो वो रहेगा, भले बीच में राष्ट्रपति चेंज हो जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, उसका जो पीरियड था वो उतना समय तक रहेगा। राष्ट्रपति से उसको कुछ नहीं। हाँ, एक बार उसको अपॉइंट कर दिया, वो 5 साल के लिए इफेक्टिव। वो उसको इसीलिए अपॉइंट किया जाता है कि वो ये स्टडी करे, रिसर्च करे और अपनी रिपोर्ट दे कि आज के डेट में सेंटर और स्टेट्स के बीच में टैक्सेस का कितना बंटवारा होगा। उसी के लिए है ही, उसी के लिए बनाया ही जाता है उसको। और भी बहुत सारी बातें हैं, मतलब वही इन्हीं सब से जुड़ा हुआ। शॉर्ट में मैंने आपको कह दिया कि टैक्सेस का बंटवारा, उसमें आप अंदर जाइएगा तो बहुत सारी बातें निकल आती है, कितना कितना किस में कितना पैसा ये रखेगा, कितना वो रखेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो यूनियन और स्टेट के बीच में पैसों के बंटवारे के लिए होता है, टैक्सेस के बंटवारे के लिए फिनेंस कमीशन। फिनेंस कमीशन स्टेट लेवल पर भी होता है, उसको कहते हैं स्टेट फिनेंस कमीशन। उसका जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार पंचायतों को कितना पैसा दे। राज्य सरकार राज्य स्तर पर होता है, वो ये तय करता है कि पंचायतों को कितना पैसा, पंचायतों और ये जो म्यूनिसिपल कमिटीज कॉरपोरेशन शहरों में हैं, तो इनको कितना पैसा। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। नहीं ले लीजिए, दे ठीक। तो स्टेट लेवल पर भी अभी किया गया, जब से ये आपका 73rd अमेंडमेंट हुआ और पंचायतों का पंचायती राज आया, अर्बन में अर्बन लोकल बॉडीज यानी ये म्यूनिसिपल कमिटीज़ कॉरपोरेशन ये सब आए, तो उसमें जो है आपको ये स्टेट लेवल पर भी फिनेंस कमीशन का ये हो गया कि स्टेट लेवल में भी गवर्नर के ऑर्डर पर फिनेंस कमीशन बनाया जाएगा। हाँ, क्या बता रहे थे। हाँ, तो उसी तरह की जो है, जब से पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ आ गई, तो यानी कि लोकल गवर्नमेंट, यानी कि गाँव के स्तर पर पंचायत और इन सिटीज़ देयर इज़ म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी, नगर परिषद हो, नगर समिति हो, चाहे नगर निगम जो भी हैं, उनके लिए कितना फंड्स स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस में से दिया जाएगा, उसको तय करती है स्टेट फिनेंस कमीशन। तो दोनों स्तर पर फिनेंस कमीशन है, यूनियन लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है। यूनियन लेवल पर जो फिनेंस कमीशन है, ध्यान रखिए, वो है आर्टिकल 280 में, जो कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेस और
जो भी पैसा शेयर किया जाना है, टैक्सेस के अलावा और भी जो कई तरह का इनकम होता है, तो वो जो भी जितना शेयर किया जाना है वो किस रेशियो में शेयर किया जाना है और किस किस स्टेट को कितना परसेंटेज दिया जाना है। क्योंकि आपसे कई बार पूछ दिया गया है कि अभी पूछा भी गया था कि बिहार को कितना परसेंट मिलेगा उसमें से, समझ गए। जो टोटल टैक्सेस दिया जाना है उसमें बिहार का परसेंटेज कितना है, वो 8% के आसपास है। तो 8 नहीं, मेरे ख्याल आज 10% के आसपास, 9-10% के आसपास। तो ये आपको डेफिनेट क्वेश्चंस हैं फिनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ, जो कि पूछा ही जाता है। 1 से 2 सवाल आपको आ सकता है। तो एक तो पॉलिटी में आ जाता है डायरेक्टली कि किस आर्टिकल में दिया गया है फिनेंस कमीशन, कितने समय के लिए। कौन सा आर्टिकल है? स्टेट फिनेंस कमीशन का बता देंगे, वो आपको देखना पड़ेगा, वो नीचे है। 74 अमेंडमेंट में था। हाँ, 73rd अमेंडमेंट के बाद वो लाया गया था। पूरा जो शेड्यूल 9 है, ये 11 है, तो 11 और 12 में है। खैर, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो आपको हम करवा देंगे। वो स्टेट लेवल के क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, लेकिन वो कम ही आता है। तो हम यहाँ पे नहीं। हाँ, टीचर वाला मैं पूछ सकता है उसमें तो ये ध्यान रखना है कि फिनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। कितने साल के लिए? फॉर 5 ईयर्स। एंड 280 आर्टिकल कौन सा है? 280, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए होता है। और इसके अभी जैसे आपको बताया था कि 15th फिनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट जमा किया था, उसके बारे में पूछा गया है आपके एग्ज़ाम्स में। 69th में, 68, 67 में आया था। तो उसके चेयरमैन थे NK सिंह, ठीक है, 15th फिनेंस कमीशन। उसके बाद अब 16वां फिनेंस कमीशन शायद अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए यहाँ फॉर द पीरियड 2021 to 26, देखिए दे दिया। फॉर द पीरियड 2021-26 21 से 26 तक के लिए जो है, द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू एक्शन टेकन ऑन द recommendations of 15th Finance Commission as laid in Parliament। कहा जा रहा है कि 2021 से 26 यानी 26 तक के लिए जिस तरीके से द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरीके से बंटवारा किया जाएगा सेंट्रल टैक्सेस और ड्यूटीज़ का। फिर आ रहा है क्या? ये दाल कर रहा है दाल, हमको आजकल फ़ोन कर रहा है। हमसे एक दिन वही मैसेज किया था टीचर्स डे विश करने के लिए। करना ही लीजिए, उसको फ़ोन उठाया। हाँ, सो देखिए कि जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर के टैक्सेस और ड्यूटीज़ का बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू एक्शन टेकन। हाँ, बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे, लास्ट देख लीजिए, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फिनेंस कमीशन एज लेड इन पार्लियामेंट। 15th फिनेंस कमीशन का जिस तरह का रिकमेंडेशंस उसने पार्लियामेंट के सामने रखा था रिपोर्ट में, उस पर जो एक्शन टेकन लिया गया, हर चीज़ देखिए कागजी होता है सरकार में, तो जो एक्शन लिया गया उसका एक बनता है रिपोर्ट, उसको कहते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार में। ATR ध्यान रखिएगा, ATR बहुत जगह आपको टर्म यूज आएगा आगे सर्विस में। एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्या आपने एक्शन लिया, उस पर क्या कार्रवाई किया, माना कि नहीं माना, लागू किया कि नहीं किया, क्या हुआ, वो रिपोर्ट उसमें। तो एक्शन यहाँ भी है, एक्शन टेकन। इसने सुझाव दिया, फिनेंस कमीशन ने, फिनेंस कमीशन ने सुझाव दिया, वो प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के सामने रखा। अब उस पर
सरकार ने या प्रेसिडेंट ने क्या कार्रवाई की वो लिखा जाता है एक्शन टेकन में, और उसको डिटेल में समझाया जाता है एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम कि हाँ क्या क्या कार्रवाई किया गया, एक्सप्लेन किया गया मेमोरेंडम। ठीक है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि किस तरह से 2021 से 26 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस और ड्यूटीज़ का राज्यों के साथ बंटवारा किया जाएगा। ये बताया गया है एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम में, जो कि एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिनेंस कमीशन, एक्शन ATR। हाँ, ATR रिपोर्ट में वर्ड नहीं लिखा है, खाली एक्शन टेकन लिखा है। तो एक्शन टेकन में जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम में वो बातें बता दी गई है कि किस किस तरह से राज्यों के बीच में पैसा शेयर किया जाएगा, उसको अब देखिए, समझ गए एक चीज़। यस सर। 15 फाइनेंस कमीशन हाँ। द पार्लियामेंट लेड इन द पार्लियामेंट। वो होता क्या है, फिनेंस कमीशन का है कि जब फिनेंस कमीशन जब उसको बनाया गया 5 साल के लिए, वो 1-2 साल में स्टडी करके अपना रिपोर्ट फिर सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फिर उसको पार्लियामेंट के सामने रखवाते हैं कि ये है जानकारी के लिए उनकी, और प्रेसिडेंट फिर तय करते हैं कि कैसे कैसे पैसा बांटा जाएगा। तो वो जो प्रेसिडेंट तय करते हैं वो फिर दिया जाता है किस में, एक्शन टेकन में, कि हाँ ये तय किया गया कि इस तरह से पैसा जमा आपस में बांटा जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम तो उसको समझाने का डिटेल होता है, हर जगह रहता है, बजट में भी रहता है, सर्वे सब जगह रहता है। उसका मतलब है वो समझाया जाता है, व्याख्या किया जाता है कि हाँ कैसे कैसे वो बांटा जाएगा, क्या किया जाएगा। द मेन सोर्सेज ऑफ यूनियन टैक्स रेवेन्यू आर, देखिए, द मेन सोर्सेज ऑफ यूनियन टैक्स रेवेन्यू आर, यूनियन गवर्नमेंट के टैक्स के द्वारा इनकम के मेन सोर्सेज क्या हैं, आर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST, GST जो सेंटर के लिए तो उसको CGST बोलते हैं, ऐसे कॉमन नेम है GST, और वो सबका अलग अलग है। स्टेट का अपना GST है तो वो SGST कहते हैं, सेंटर का GST है तो CGST हो गया, एक दोनों का जो मिला हुआ है वो IGST, इंटीग्रेटेड GST कहते हैं। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू का सोर्सेज मेन पहला क्या हुआ, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST। कस्टम्स ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटी पता है आपको, जब बॉर्डर पार करता है कोई भी चीज़ आता है बाहर से तो उस पर हम चार्ज लेते हैं, उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं, हर चीज़ पर लिया जाता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, जो केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी लिया जाता है, यानी कोई भी चीज़ हम बनाते हैं मैन्युफैक्चर तो उस पर जो हमें टैक्स दे जाता है। एक्साइज का मतलब ये है मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। यस। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स जो लिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। कॉरपोरेट एंड इनकम टैक्स, फिर कॉरपोरेट टैक्स, क्या दिमाग से उतर गया, कॉरपोरेट कंपनी से जो इनकम टैक्स लिया जाता है उसको कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। प्राइवेट हम लोग से जो लिया जाता है, पर्सन से जो लिया जाता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। इनकम ही टैक्स है, वो कंपनी का जो इनकम टैक्स हुआ उसको कॉरपोरेट टैक्स कहा जाता है, क्योंकि कंपनीज को कॉरपोरेशन कहा जाता है, बेसिकली कंपनीज को कॉरपोरेशन कहा जाता है। आम तो आदमी इनकम टैक्स देता है, कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स देता है, वही चीज़ है लेकिन उसका नाम अलग है। हाँ, उसका रेट भी अलग होता है, हम लोग के लिए इनकम टैक्स का रेट अलग होता है, कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा होता है। ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज, यहाँ तक तो टैक्स, ये एग्जांपल मैंने ना पूछेगा, सेंट्रल GST, एक्साइज ड्यूटी। अरे लेकिन आपको याद रखना है ना, तो याद तो हो गया लेकिन हाँ, फिर बस भी नहीं वैसे नहीं पूछेगा। मान लीजिए पूछ दिया इसकी सेंटर के सोर्सेज क्या क्या हैं टैक्स के, तब ये तो थ्योरी में ना लिखना रहेगा, पूछ सकता है आपको, इसमें कौन सा बड़ा चीज़ है, नहीं उसमें दे देगा कि GST, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये पूछा हुआ है, आया भी है सवाल कि एक्साइज कौन लेता है, क्या सेंटर लेता है एक्साइज कि नहीं, समझ गए। तो ये याद रखना है, यहाँ जो आपको इसमें करा रहे हैं एक्साइज तो सेंट्रल यूनियन ही लेता है, नहीं, दोनों का होता है एक्साइज, स्टेट का भी एक्साइज होता है, और ये कस्टम का,
कस्टम सिर्फ सेंटर लेता है। एक्साइज दोनों अच्छा, एक्साइज तो स्टेट में भी जाहिर सी बात है बनेगा ही बनेगा भाई नेचुरल है, बिहार अगर का बिहार यहाँ में बन बनेगा रहा है, बिहार का तो हर रिसोर्स जगह यूज कर फैक्ट्री रहा है, इंडस्ट्री तो बिहार को नहीं मिलेगा उसमें। मिलेगा। तो दोनों को मिलता है, एक्साइज में स्टेट को भी मिलता है, सेंटर को भी मिलता है। ये तो हो गया टैक्सेस। अब जो बिना टैक्स के रेवेन्यू है, देखिए नॉन टैक्स सर रेवेन्यू, सर लिकर वाला नहीं दिया है इसमें, लिकर पे तो भी लिकर पे ज़्यादा- एक्साइज ही ना लगता है, ओ, एक्साइज ही ना हुआ वो। आप देखिए जितना ये सब शराबबंदी पकड़ रहा था, सब कौन कर रहा था? एक्साइज डिपार्टमेंट वाला कर रहा एक्साइज था। वाला इसका- ये क्या किससे जाता है? ये एसएससी से जाता है कि सिविल सर्विस से, यूनियन उसमें जाता है? ये सब क्या- जगह से जाते हैं जो जिस लेवल पर है। यूपीएससी से जो जाता है तो टॉप लेवल पर रहता है, तो उसी में एक्साइज एक्साइज वाला में जो- कस्टम्स एंड एक्साइज बोलते हैं डिपार्टमेंट। आईआरएस वाला सब होता है। आईआरएस, अच्छा, आईआरएस में स्टेट मैंने में- बताया था दो होता है, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है कस्टम्स एंड एक्साइज। तो आप आईआरएस से जाते हैं वहाँ तो असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट मिलता है डायरेक्टली। आप इसमें बीपीएससी से जाते हैं तो आप उसमें एक्साइज ऑफिसर कहे जाते हैं, समझ गए। और एक अलग से भी इसका एग्ज़ाम डिपार्टमेंट का होता है उसका, तो वहाँ डायरेक्टली आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं। उससे ये एसएससी क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन। एसएससी से भी उसमें वही होता है, बोले ना एसएससी से इसमें सिलेक्शन होता है, उसको आपको एक्साइज ऑफिसर या ये कहा जाता है, कस्टम ऑफिसर भी कहा बहुत जाता सारा सरकारी पोस्ट सब है, है। ये हाँ, सबका तो पुलिस जो विभाग का बीपीएससी ये- के बाद का जो लेवल का पोस्ट सब होता है वो एसएससी से ही भरा जाता है। वो एसएससी होता है। हाँ, इसका मतलब इसके ऊपर है बीपीएससी, हाँ, यूपीएससी, एसएससी लोअर रैंक। लोअर नहीं है, उसका भी जो टॉप है वो बीपीएससी के थोड़ा सा नीचे में आ जाता है, मतलब natural बीपीएससी के लेवल का तो नहीं, नहीं है ना, BPSC से नीचे BPSC होता है, के नीचे BPSC होता से है। नेचुरल है, रिक्वायरमेंट भी उसका लो है, तो बीपीएससी का ऑफिसर होता है, स्टेट में वही हाईएस्ट होता है स्टेट लेवल में उसके। ऐसा इससे यूनियन वाला एसएससी कोई निकाल रहा है और कोई यूनियन वाला एसएससी नहीं होता है, एसएससी तो एक ही सेंट्रल होता है। ना एसएससी एग्जाम। स्टेट एसएससी भी एग्जाम होता है ना? स्टेट एसएससी भी एग्जाम होता है। स्टेट एसएससी ने उसको हम कहते हैं स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। सर्विस सिलेक्शन हाँ। बोर्ड। तो वो स्टेट जो है अपना लोअर लेवल के लिए उसको सबऑर्डिनेट सर्विसेज कहा जाता है, उसको लोअर सर्विसेज कहा जाता है। सब कहीं उसको सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम नाम दिया जाता है, हर स्टेट में उसका नाम अलग अलग है। दिल्ली में जैसे सबऑर्डिनेट सर्विसेज कहा जाता है उसको, कि लोअर सर्विसेज, ठीक है। तो जैसे आपका लोअर डिविजनल उसका क्लर्क हो गया, हर स्टेट में upper अलग अलग, हाँ, जैसे यूपी का अलग सिस्टम है, वहाँ उसको क्या कहते हैं, यूपी अपर और लोअर कह देते हैं। अपर का मतलब हो गया पीसीएस और लोअर का मतलब हो गया ये एसएससी वाला एग्जाम। तो हर स्टेट में उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। कहीं उसको सबऑर्डिनेट सर्विसेज तो एसएससी और बीपीएससी में सबसे बेस्ट एग्जाम मतलब बीपीएससी का पोस्ट बड़ा होगा एसएससी। नेचुरल है, स्टेट के लेवल के में सबसे हाईएस्ट बीपीएससी ही है। और ये यूनियन जो कंडक्ट कराता है एसएससी, यूनियन जो एसएससी का यूनियन, देखिए यूनियन जो कंडक्ट करता है वो केंद्र सरकार में काम करेगा, वो बिहार सरकार में थोड़े काम करेगा। सर लेकिन जो रैंकिंग पोस्ट का इक्विवेलेंट होगा दोनों का, जो बिहार का एसएससी होगा। नहीं एसएससी का यहाँ पे बीपीएससी प्रशासनिक सेवा का और यूनियन गवर्नमेंट अरे का बीपीएससी का ज़्यादा वैल्यू होगा, तो ये क्लास 1 ऑफिसर में आता है, वो सब थोड़े आता है, क्लास 2 में आता है वो सब। तो यूनियन गवर्नमेंट का एसएससी से जो क्वालिफाई करके वो जाता इससे है लो रहेगा, BPSC बहुत से- लो रहेगा बीपीएससी। बीपीएससी अलग चीज हो गया उसके सामने। बीपीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन से पॉइंट पर अफसर हो रहा है उसका अलग रैंकिंग है, वो लोग का अलग रैंकिंग है, वो स्टाफ में आता है। आप लोग ऑफिसर में आते हैं जब बीपीएससी से जाइएगा, वो ऑफिसर के हेल्प करने के लिए उनके असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। तो लोअर लेवल जैसे देखिए एसएससी से आप काम कर जाइएगा ना, तो उसमें पोस्ट होता है टैक्स असिस्टेंट कहा जाता है, समझ गए। यूपीएससी ये एसएससी से जो होता है हाईएस्ट में जो रहते हैं तो उनको टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट मिलता है या कस्टम इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है, ठीक है। आप उसके ऊपर अगर स्टेट लेवल से जाइएगा तो आप उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर का पोस्ट होगा, और उसके ऊपर फिर अगर यूपीएससी से जाइएगा तो असिस्टेंट कमिश्नर का, जैसे यहाँ डीएसपी हुआ
और वहाँ सीधे एसपी हुआ, वैसे ही यहाँ डिप्टी कमिश्नर टैक्स में बनिएगा और वहाँ से जो जाएगा वो असिस्टेंट कमिश्नर टैक्स में बनेगा। वो कुछ दिन के बाद फिर सीधे कमिश्नर ऑफ टैक्स हो जाता है और आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ टैक्स रहते हैं। वही सिस्टम है जैसे एसपी और डीएसपी में रहता है, और बाकी इंस्पेक्टर ये सब नीचे हुए डीएसपी से, समझ गए ना। तो वैसे ही वहाँ टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, वो स्टाफ हाँ पोस्टिंग में रहते हैं, वो ऑफिसर के रैंकिंग में नहीं आते। वो ऑफिसर नहीं है, एसएस नहीं, वो भी है, आप लोग हायर उसमें हैं, वो भी अफसर ही का, वो भी लोअर पोस्ट नहीं है, वो भी अपने आप में देखिएगा उससे भी नीचे बहुत सारा पोस्ट होता है। हाँ, उससे भी नीचे बहुत पोस्ट होता है, ऐसा नहीं। देखिए एलडीसी होता है लोअर डिवीज़न क्लर्क, उसके ऊपर होता है यूडीसी, ठीक है, यूडीसी क्लर्क, उसके ऊपर होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, उसके ऊपर होता है सेक्शन ऑफिसर जो कि जाता है एसएससी से, समझ गए। ये सब के एग्जाम में हाँ, इंटरव्यू नहीं होता है कि केवल इंटरव्यू होता है। सर शायद से हटा दिया है इंटरव्यू, सुने हैं। अब इधर का मुझे हटा रिसेंट दिया हो है। सकता है बदलाव किया होगा जो भी, तो नहीं केवल इंटरव्यू हटाया है, लोअर पोस्ट का हटाया था, ग्रुप सी और ग्रुप डी का, इसका नहीं हटाया है, एसएससी का नहीं हटाया है। जो बहुत सारे क्लर्क वगैरह में चपरासी ये सब या उस तरह का पोस्ट के लिए जो ले लिया जाता था, डायरेक्ट इंटरव्यू से हो जाता था, तो वो उसको हटा के रिटर्न वगैरह कर दिया है, क्योंकि वो बेसिकली घूसखोरी का वो था कि पैसा दो और आ जाओ, अपना अपना आदमी को लगा देता था लोग, तो उसको समाप्त करने के लिए किया गया है, सबके लिए एग्ज़ाम कर दिया गया है। और ये सेक्शन ऑफिसर तक जाते हैं, सेक्शंस ऑफिसर से ऊपर फिर जो है आप पब्लिक सर्विस पीसीएस चाहे यूपीएससी से जाते हैं, उसके ऊपर फिर ये लोग होते हैं। आइए चलिए यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए टैक्सेस से जो इनकम हुआ वो टैक्स हमने देख लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी जो टैक्स के अलावा जो इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू लार्जली कंप्राइजेज इंटरेस्ट रिसीट्स, यानी जो ब्याज मिला कहीं से, सरकार ने कर्ज दिया अगर किसी को तो उस पर जो ब्याज मिला, इंटरेस्ट वो हो गया इंटरेस्ट रिसीट्स। डिविडेंड्स प्रॉफिट, सरकार के जो शेयर्स हैं उन पर जो फ़ायदा कमाया तो वो डिविडेंड हो गया। फाइन्स एंड मिसलेनियस रिसीट्स, फ़ाइन जितने तरह के हम लोग फ़ाइन जहाँ तहाँ भरते रहते हैं सरकार को, कहीं रेलवे में भरे फ़ाइन, कहीं बस में भरे, कहीं कहीं भरे, कहीं चालान में भरे, कहीं कोर्ट में भरे, जितने भी तरह के, हाँ रसीद नहीं कटवाएंगे तो वो अपने जेब में रख लेता है, सरकार को थोड़े रहता है, कटवाएंगे तो सरकार के पास जाता है। और रसीद इसलिए ना पहले होता था, मशीन क्यों थमा दिया ट्रैफिक वालों को, वो कहता था अरे 20-50-100 दे के जाओ, वो अपने जेब में रखता था, अपनी सेवा करता था। उसी को रोकने के लिए दिया गया सबको कि अब मशीन से चालान होगा, तो मशीन से चालान होगा तो अपने आप वो सरकार के पास से जाएगा। रसीद से जो चालान होता है उसमें तो घपला कर सकता है। नहीं, रसीद काटेगा तो दिखाना पड़ेगा ना कितना रसीद कटा है। अरे तो उसका रसीद का पूरा उसको, वो रसीद तो उसका लाइफलाइन है, वही उसी पे टिका हुआ उसका नौकरी। रसीद गड़बड़ करेगा तो नौकरी जाएगा उसका। तो इसीलिए वो पहले रसीद नहीं काटते थे चालान, सीधे कि अपना इधर दे दो कुछ, जाओ छोड़ देते थे। ऑनलाइन जो किया है उसमें भी तो चाहेगा तो अपना पॉकेट में भर लेगा, कैसे अपना ले लेगा, सीधे सरकार के खाता में जाता है, तो उसको चालान कैसे जमा करिएगा। हम तो देखिए 2 चालान हो गया, जमा करना चाह रहे हैं, बड़ा ये दिक्कत जो है। अभी अच्छा ये अभी वाला बोल रहे हैं, कैमरा वाला सिस्टम है जो, वही ना, वो तो तुरंत तो अब तो कोई पैसा कमा नहीं सकता। वहाँ पर नहीं कमा सकता है। अब जहाँ कहीं खड़ा रहता है वो किसी तरह से आपको ले लिया तो अलग चीज़। मान लीजिए आप गलत साइड घुस रहे थे, रॉन्ग साइड में थे, नो एंट्री में थे, जो भी है। आइए, तो ये हो गया आपका। देखिए क्या क्या है इसमें, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसीट, डिविडेंड प्रॉफिट्स, फाइन्स एंड मिसलेनियस रिसीट्स कलेक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन फंक्शन, रेगुलेटरी चार्जेस, जो बहुत जगह चार्जेस होता है ना कुछ सर्विस का, जैसे आप गवर्नमेंट का कोई सर्विस यूज़ करना चाह रहे हैं, उसमें आपको कुछ पैसा जमा उसके लिए देना पड़ता है। रेगुलेटरी मतलब बनाना,
रेगुलेट नहीं, रेगुलेटरी चार्जेस मतलब जैसे कि जो भी सर्विस प्रोवाइड करने में चार्जेस कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सर्विस जैसे आपको बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो उसका चार्ज देना पड़ता है ना। हाँ आप बिजली कनेक्शन लेते हैं तो उसका पैसा देना पड़ता है ना जी, कि हाँ इतना चार्ज हम डिपॉजिट रखना पड़ता है, सरकार को इतना कनेक्शन का चार्ज होता है। उसी तरह मंथली फीस होता है कनेक्शन का, आपको मंथली भी बिजली यूज़ करने का फीस देना पड़ता है कुछ। तो ये सारे पैसे जो हैं वहाँ रेगुलेशन चार्जेस हो गए। एंड लाइसेंस फी, कई तरह मतलब बहुत जगह सरकार की बात कर रहे हैं, बहुत जगह लाइसेंस का भी फीस होता है। लाइसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? लाइसेंस को हिंदी में, हिंदी अभी ध्यान नहीं आ रहा, लाइसेंस याद नहीं आ रहा, पर पहले हम लोग चालान मतलब हो गया कि टैक्स, क्या कहेंगे चालान मतलब? चालान तो हो गया एक तरह से इंग्लिश में आपको क्या कहेंगे उसको? हैं, उसको इंग्लिश में क्या चालान इंग्लिश ही वर्ड है, वो हिंदी वर्ड बन गया है। चालान इज बेसिकली एन इंग्लिश वर्ड। तुम कुछ जानता भी नहीं होगा इसके बारे में। जैसे स्कूल है, स्कूल क्या है, इंग्लिश वर्ड है, वो हिंदी में। स्कूल तो सब जानता, विद्यालय है। तो चालान जो है, खैर अब जो है इस तरह का घुल मिल गया कि आज वो इंग्लिश हिंदी एक ही हो गया है। तो चालान इज बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ सम फाइन या सम पेमेंट, किसी तरह का पेमेंट का जो होता है उसको, रसीद को चालान कहा जाता है। देखिए, लाइसेंस फीस एंड यूज़र चार्जेस फॉर पब्लिकली प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो है जो कि आपको उसका चार्ज देना पड़ता है, तो वो आपको जो है ये सब में वो आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मेनली आपको क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड फाइन्स एंड रिसीट्स, ठीक है, लाइसेंस फी, ये सब। देखिए ध्यान रखना है आपको, थ्योरी में से कुछ भी पूछ दे रहा है, और ये तो मैं आपको लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ, बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसे इकोनॉमी को बहुत टफ बना दिया है क्वेश्चन पेपर में। बना दिया है तो क्या करिएगा, इकोनॉमी को बना दिया है, साइंस को भी बना दिया है। पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय तो है इस नहीं। बार का तो हिस्ट्री फिर भी कुछ कम था, लेकिन 69 वाला हिस्ट्री बहुत टफ था, और उससे पूछ रहा था टाउन में क्या हुआ। कराएंगे सब करा देंगे, आइए। देखिए, तो ये हम यहाँ तक देख लिए जो है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, सरकार की इनकम के क्या क्या सोर्सेज हैं। दो तरह के सोर्सेज होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो टैक्स से कमाई होती है, जो टैक्स के अलावा जो कमाई होती है। टैक्स रेवेन्यू में आपने देख लिए कौन कौन टैक्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, ये सब मेनली टैक्स हो गए। उसके बाद आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या क्या हो गए, तो नॉन टैक्स में सबसे पहले आपका आएगा क्या, इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीट्स, उसके बाद प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, ठीक है, फाइन्स और लाइसेंस फीस वगैरह, यूज़र चार्जेस जो भी है, ठीक है। सर डिविडेंड प्रॉफिट क्या है? सरकार कहीं शेयर किसी का पैसा लगाती है, उससे जो शेयर पर जो कमाई होता है उसको डिविडेंड या प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है, शेयर पर। ओके। आजकल सरकार भी अपना पैसा, देखिए सरकार भी पैसा कमाने में लगी हुई है आजकल, क्योंकि पैसा का बहुत ज़रूरत सबको है। तो वो क्या करती है कि वो भी पैसा को कहीं इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में। सरकार भी शेयर मार्केट यस, तो वो जो है उस पर जो उसको प्रॉफिट मिलता है, उसको डिविडेंड प्रॉफिट है। हम लोग को भी डिविडेंड मिलता है। आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, जो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है शेयर पर, वो डिविडेंड कहा जाता है। तो उसी तरह सरकार भी पैसा इन्वेस्ट करती है, तो उसको भी जैसे ये हमसे पूछा जाता है, अगर हमारा पैसा है सरकार के पास जमा, तो हमसे पूछा जाता है ऑप्शन कि क्या आप चाहते हैं कि ये पैसा इन्वेस्ट किया जाए कहीं, क्योंकि सरकार अगर उस पर कमाती है तो हमको भी कुछ उसमें देती है। तो हमारी परमिशन लिया जाता है कि क्या आप चाहते हैं आपका पैसा इन्वेस्ट हो, और अगर कितना इन्वेस्ट हो, 25%, 50%, 75% या पूरा, वो मांगा जाता है।
और जैसा जैसा होता है वैसा उसका यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक डेट एंड अदर लायबिलिटीज। पब्लिक डेट, डेट का मतलब कर्ज, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का कर्ज और अदर उत्तराधिकार, उत्तरदायित्व, क्या उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व जो आपको और कहीं देने का पैसे का उत्तरदायित्व है कि हाँ इतना पैसा कहीं और होता है। उत्तरदायित्व मतलब जवाब देना। उत्तरदायित्व क्या होगा? बोझ, बोझ समझिए, सबसे बढ़िया शब्द है बोझ। उत्तरदायित्व, लायबिलिटी मतलब क्या? बोझ, लायबिलिटी का मतलब बोझ ही होता है। तो कितना बोझ और आपको कहीं है, कहीं और से कुछ पैसा देने का आप कमिटमेंट किए हुए हैं। दायित्व कितना है, बोझ कितना है, समझ गए। एक तो हो गया सीधा सीधा कर्ज, डेट तो कर्ज। उसके अलावा और कहीं आपको किसी तरह का जो है पैसा, मान लीजिए देखिए सरकार भी तो बहुत सारा चीज़ यूज़ करती है दूसरों का, तो उसको भी आपको पैसा देना होता है। मान लीजिए सरकार इस मेरे बिल्डिंग में ऑफिस खोली हुई है, तो हमको रेंट वेंट देगी ना जी, तो वो भी उसका लायबिलिटी हुआ ना, कि हमको इतना मंथली रेंट देना है। वो किस में आ गया? लायबिलिटी। वो उधार नहीं है, वो कर्ज नहीं है, वो लायबिलिटी है। द पब्लिक डेट ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट लायबिलिटीज। से यहाँ पे बी साइलेंट होता है, डेट में डेट होता है। डेट होता है, बहुत लोग डेब्ट बोलते हैं लेकिन डेट सही होता है, बी साइलेंट होता है। तो द पब्लिक डेट, जो सरकार का जो कर्ज होता है, वो 3 कैटेगरी में, सुविधा के लिए कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, 3 कैटेगरी में बटा होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड अदर। यानी देश के अंदर जो आपने कर्जा लिया है वो इंटरनल डेट कहते हैं, जो देश के बाहर से कर्ज लिया है वो एक्सटर्नल डेट हो गया, और फिर तीसरा हो गया बाकी लायबिलिटीज़, जो बाकी लायबिलिटीज़ आपको बताया। ठीक है, तो टोटल जो सरकार पर पैसों का बोझ है वो 3 कैटेगरी में होता है। डेट के तौर पर, तो डेट 2 तरह का हो गया, एक जो इंटरनल देश के अंदर से आपने कर्जा लिया है, और एक जो देश के बाहर से कर्जा लिया है। तीसरा हो गया जो अदर लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, तो इतना आप खाली जान लीजिए, इससे ज़्यादा हमें डिटेल का ज़रूरत नहीं है। इंटरनल डेट मैंने बताया कि आपने देश के अंदर जो भी कुछ कर्ज वगैरह लिया है, कर्ज किससे लेता है? कंपनी, किसी से भी ले सकता है, क्या मतलब कंपनी से, कोई प्राइवेट बिजनेसमैन से भी ले सकता है, बैंकों से ही जनरली लेता है, बैंक से, किसी का भी हो सकता बिजनेसमैन से, हाँ, यही दोनों में से कहीं किसी से एक भी ले सकता है। एक्सटर्नल डेट रिप्रेजेंट्स, देखिए नेक्स्ट पैरा में, एक्सटर्नल डेट रिप्रेजेंट्स लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। बाहर से लोन हमें या तो किसी बाहर की सरकार से मिलता है, या कोई बाहर जैसे कोई इस तरह की संगठन है जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इस मतलब बहुत सारे इस तरह के जो संगठन जो लोन वगैरह, IMF, तो या तो वो दे सकते हैं लोन, या कोई सरकार, जापान सरकार दे, अमेरिका सरकार, रशिया सरकार दे लोन। तो इस तरह के जो भी बाहरी, जो हम बाहर से लोन लेते हैं, वो हमारा आता है एक्सटर्नल डेट में। इंटरनल डेट में होता है देश के अंदर का ही कर्जा है जिससे भी लिया है, जैसे ठीक है। देखिए अदर लायबिलिटीज, नेक्स्ट पेज में देखिए, अदर लायबिलिटीज not a part of public debt includes other interest bearing obligations of government such as post office saving deposits, deposits under small savings schemes, loans raised through post office cash certificates, provident funds and certain other deposits। यानी कि बाकी जितना भी तरह का लोगों ने आपको पैसा किसी तरह जमा किया था आपके पास, या आपने उधार लिया था, ठीक है, वो सारा पैसा जैसे इसमें है ना, जैसे देखिए मान लीजिए हम पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, वो पैसा सरकार यूज़ करती है,
कल को वो पैसा आपको लौटाना होगा ना हमको। तो इस तरह से जो भी तरह तरह का पैसा लोग जमा करते हैं, चाहे वो उनका प्रोविडेंट फंड हो या आपने जो है उसमें किसी तरह का लोन लिया हो पब्लिक से, बॉन्ड्स से या कैश सर्टिफिकेट्स वगैरह के द्वारा या किसी भी तरह से, तो ये सारे जो आप पर, जो कि आपका लायबिलिटी है कि कल का आपको उतना पेमेंट करना पड़ेगा पब्लिक को, ये डेट में नहीं माने जाते हैं, उधार में नहीं है, ये लायबिलिटीज़, अदर लायबिलिटीज़ में आता है। देखिए नेक्स्ट पैरा, द रिजर्व बैंक मैनेजेस, ठीक है, द पब्लिक डेट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसका जो पब्लिक डेट यानी सरकारी कर्ज है उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है? आरबीआई। मैंने कहा आपसे अभी आरबीआई। एंड ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैंकर टू देम, और सरकार के बैंकर का भी काम करता है। मैंने आपको बताया था ना कि जब सैलरी आता है मैडम का तो आरबीआई से आता है कि आरबीआई ने इतना पैसा आपका डिपॉजिट कर दिया है, तो आरबीआई उसके बैंकर की तरह भी काम करता है। जितना भी सबका पेमेंट वगैरह करना है सब कहाँ से होता है? आरबीआई से होता है। तो एक्ट्स एज ए बैंकर टू देम अंडर द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 1934 में इसका कानून बना था। रिजर्व बैंक कब बना था? 1934 में बना था कानून के द्वारा। 1935 से काम करना उसने शुरू किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। किस साल में बना है रिजर्व बैंक? 1934 में। वो कानून कब आया है? 1934। और इफेक्टिव कब से हुआ? अगले साल से, यानी 35 से। तो आपको फिर इसमें क्या मिला? बैंकर कौन होता है गवर्नमेंट का? आरबीआई। आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर है और बैंकों का बैंकर है, सबका बैंकर। हाँ। और पब्लिक डेट कौन मैनेज करता है? आरबीआई का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का। सेक्शन 20 और 21 ये क्या है? वो उसका एक्ट के अंदर का सेक्शन है कि किस सेक्शन में ये पर्टिकुलर बात कही गई है, ठीक है, कि ये बैंकर की तरह काम करेगा और डेट मैनेज करेगा सरकार के। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, अलग कानून। अलग आरबीआई एक्ट पास किया गया था। हाँ, जैसे आरबीआई होगा इसके लिए कानून बनाया गया था। तो वो कानून पार्लियामेंट में लाके पास किया गया था। उस कानून के तहत ये आरबीआई बना। तो उसको नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, यानी आरबीआई एक्ट। किस साल का है? 1934 का ही है, आज़ादी के पहले का है। तो उसका जो सेक्शन 20 और 21 है, जो ये कहता है कि एक तो ये पब्लिक डेट मैनेज करेगा और दूसरा उनका बैंकर की तरह काम करेगा, ये इन दोनों सेक्शन में। तो आपको सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली ये याद रखना है कि ये कब का है? 1934 का है। कौन करता है मैनेज? आरबीआई करता है। सर वो अंडरलाइन कर रहे हैं। हाँ। नेक्स्ट है सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स। तो मैंने कहा ही था आपको, हाँ, कि द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स कंटिन्यूड टू रिसीव हाई प्रायोरिटी। जो फ्लैगशिप कहते हैं कि मतलब जो झंडा लेके चलने वाले, यानी कि जो मेन प्रोग्राम्स है सरकार के, जो सामने झंडा लेके, जैसे सिख पर झंडा लगा रहता है, उसकी पहचान होता है। तो किसी सरकार का जो पहचान, जैसे मार्च पास होता है, हाँ, वैसे भी उसमें भी झंडा लेके चलता है। सबसे पहले यानी कि जो फोकस में है, इम्पोर्टेंट है, फोकस इम्पोर्टेंट है। हाँ। टू कंटिन्यूड टू रिसीव हाई प्रायोरिटी। ये सरकार हमेशा इसको हाई प्रायोरिटी दे रहा है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान, हाँ, तो इसका नाम जानना है सबको, थोड़ा थोड़ा बेसिक थ्योरी, यस, जानना है आपको, बेसिक थ्योरी जानना है कि क्या है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका प्रोविजन क्या है, क्या क्या है। सर्व, सब इसमें मिल जाएगा आपको। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी नरेगा एंड 100 स्मार्ट सिटीज़। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं।
फ्लैगशिप वर्ड कहाँ से आया? यही शिप पे बस वही शिप पर देखते हैं ना कि पहचान के लिए झंडा लगा रहता है, तो वो दूर से ही पहचान हो जाता है कि अच्छा उस देश का है, अच्छा ये इस रंग का झंडा है, ये शांति का झंडा है, किस तरह। तो उसी वर्ड से वो आ गया फ्लैगशिप का मतलब कि बिल्कुल जो हमारा एक हाईलाइट है कि हाँ ये हमारा मेन प्रोग्राम है। हाँ बस। डायरेक्ट बेनिफिट। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसको शॉर्ट में डीबीटी कहते हैं। ठीक है, क्या है मतलब? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे, बेनिफिट का मतलब लाभ, जो भी लाभ है, और ट्रांसफ़र मतलब सीधे ट्रांसफ़र हो जाना, मिल जाना। ट्रांसफर का मतलब हिंदी में क्या होता है? ट्रांसफ़र का मतलब हिंदी में होता है इधर से उधर कर देना। हाँ, इधर से उधर होना। जैसे ठीक है, निर्गमन कहते हैं हिंदी में। तो यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ट्रांसफ़र का मतलब एक जगह से दूसरी जगह गया, सीधा साधा यही। पहले जो था क्या था कि जो बेनिफिट्स का ट्रांसफ़र होता था वो एक चैनल से होता था। मंत्रालय से रिलीज हुआ तो डायरेक्टरेट में आया, डायरेक्टरेट से रिलीज हुआ तो रीजनल डायरेक्टरेट में आया, रीजनल डायरेक्टरेट से स्टेट लेवल में आया, स्टेट लेवल से ऑफिसर, वहाँ फिर फील्ड, मतलब 6-7 लेवल से गुजरने के बाद एम्प्लॉय तक बेनिफिट पहुँचता था। उसका सैलरी, उसका सब्सिडी, उसका ग्रांट, जो भी कुछ उसको मिलना हो। तो राजीव गांधी ने कहा था एक समय कि हम वहाँ से 1 रुपया रिलीज करते हैं तो यहाँ जाके मात्र 15 पैसा पहुँचता है। तो बीच का 85 पैसा जो उसके हिस्से का है वो कहाँ गायब हो जाता है? वो इन्हीं 5-6 लेवल में कमीशन के तौर पर लोग अपना अपना रख लेते थे। समझ गए? राजीव गांधी ने पब्लिकली कहा कि भाई हम वहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो वहाँ जाते जाते आदमी के जेब में 15 पैसा पहुँचता है। इसी को दूर करने के लिए, हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ये बहुत अच्छी ये लाई। और ये एक्चुअली लाया तो था इन्होंने ही, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही शुरुआत किया था, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया भाजपा ने। तो ये लाया गया ताकि बीच का जो लीकेज हो जाता है पाइप में से, जैसे पानी बह गया पाइप में, अब पानी और छेद उसमें सब जगह क्या करता है लोग, बिजली का जैसे टाँका फंसा लेता है, पाइप में छेद कर देता है कि हम ही यहीं बीच में पी जाएंगे पानी। तो पाइप जहाँ से जाना है वहाँ तक पानी पहुँचेगा नहीं। तो ये जो लीकेज हो जाता था फंड्स का, बेनिफिट्स का, उसको रोकने के लिए एक स्टार्ट किया डायरेक्ट ट्रांसफ़र, कि सीधे वहाँ से वहाँ उसके खाते में ही चला जाए, ताकि बीच में कोई उसका पैसा मार नहीं सके। डायरेक्ट बेनिफिट। ये जितने अफसर हैं सरकार में, ये क्या है? बिचौलिया, मीडिएटर, यही सब पैसा खा जाता है। तो वही नाम दिया, डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया गया बेनिफिट, जिससे ऑफिसर ही नहीं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अगर मैं रफली बोलूं तो वही पैसा खत्म हो रहा है ना जी। भाई सरकार एक है और लोग हैं, जनता, उनके बीच में क्या है? यही लोग हैं जो जिसको हम सरकार कहते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट। तो वहाँ से फंड रिलीज होता है, यहाँ आते आते बीच में गायब हो जाता है। तो आखिर कौन पार कर रहा है उसको? यही जो पूरा सरकार बीच में ही। हाँ, तो उसी के कारण रियलिटी यही ना है। हाँ, तो ये जो है पैसा डायरेक्टली उसको तक ट्रांसफ़र हो जाए जिसको मिलना है, ताकि बीच में से ये उसका लीकेज ख़त्म किया जाए, इसके लिए लाया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। समझ में आ गया बात? यस सर। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र
जैसे कि देखिए मैं इसका सीधा आपको बताता हूँ कि जैसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भेजा जाता है या पैसा भेजा जाता है कि उनके लिए बैग दिया जाए, उनको किताबें मिले, उनको कॉपियाँ मिले। अब ये क्या है कि अब बीच में सब लोग अपना अपना रख लेता है। अभी मैं बता रहा हूँ कि स्कूल में आया, अभी आया, मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया था आपको कि बच्चों के लिए अभी जानते हैं एक एक बच्चे के लिए एक किट प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट स्कूल में, जिसमें कि जानते हैं एक ये सब भी किट का ही पार्ट है। एटलस एक एक बच्चे के लिए, एक एक बच्चे के लिए जीके का बुक, एक एक बच्चे के लिए साइंस का बुक, बैग, डिक्शनरी, इंग्लिश स्पीकिंग को, ये सारा चीज़ उसको प्रोवाइड किया गया हर सरकारी स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वो आधा कहाँ चला गया? प्रिंसिपल और टीचर के पास, प्रिंसिपल, टीचर, डायरेक्टर, चेयरमैन, जो भी लोग हैं। ठीक है, अब सही गलत मैं उस पर वो नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन तो आधा अब हो सकता है वो, देखिए वहाँ भी क्या है, बच्चे बहुत से समझते नहीं, उसको बिगाड़ भी देते हैं, तुरंत कॉपी किताब फाड़ फूड़ के फेंक कर देंगे, वो भी एक सच्चाई है। भाई बच्चे को मिलेगा, वापस में छीना झपटी करके आधा फाड़ लेंगे। मैं देखा हुआ है सामने का ना बात, इसलिए बता रहा हूँ। कौन से क्लास का? 1 से लेके ऊपर तक। तो इसलिए भी उनको कम दिया जाता है शुरू में कि पहले संभाल के थोड़ा सा, कुछ ही बच्चों जो जिम्मेदार हैं उनको थोड़ा देख के दिया जाता है कि हाँ भाई ठीक से रखेगा, पढ़ेगा। भाई पैसा लगा है सरकार की तरफ से उसको बनाने में, तो उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए, ठीक है। फिर बच्चे देखते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई ऐसे इस्तेमाल करना नहीं है, तब फिर मैं देखा कि आया बांटने के लिए सब ले के 2-2 3-3 छुपा लिया, सर हमको नहीं मिला। अब पता चला आधे बच्चों को मिला, आधों को नहीं मिला। क्यों? उसको क्या करेगा वो 2 का? अरे एक तो तुमको पढ़ा नहीं जा रहा है, तुम 2 का क्या करोगे? बाद में उसका फाड़ के प्लेन बना के उड़ाता रहेगा। लेकिन उसको चाहिए 2-2, क्योंकि लालच, आदमी पैदा होता है तभी से उसके अंदर लालच होता है। उसको लगता है कि हम 2 रख लें, 3 रख लें, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि मेरे पास ज़्यादा हो। एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो बच्चे आ रहे हैं कि सर देखिए हमको नहीं मिला, वो 3-3 पीस ले ली। ये शिकायत मैंने देखा बच्चों करते हुए आए। तो खैर फिर उनको समझाए, बेचारा बड़े दुखी मन से, किसी तरह बहुत डांटे भी, तब निकाल के दिया बैग में से ज़्यादा जो रख लिया था। तो कि भाई करोगे क्या तुम एक से ज़्यादा का? लेकिन बच्चे होते हैं, उनको समझ नहीं होती। तो मैं, लेकिन ये जो है इस तरह का मैंने आपको सीधा एग्जाम्पल दिया कि वो बेनिफिट्स इन फॉर्म ऑफ बुक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह दिया गया कि हाँ बच्चे सीखेंगे, करेंगे। तो लेकिन वो कहीं बीच में ही आधा वो हो जाता है। मैंने भी ये कहा कि भाई एक कॉपी तो मैडम, एक कॉपी हम कहें कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक हमको रेफरेंस के लिए ला दीजिएगा, एक आध कोई बुक ठीक लगेगा। तो ये सामान्य ज्ञान का हमको लगा कि नहीं ठीक रहेगा आप लोग के लिए, रेफरेंस के लिए, तो ये हमने कहा कि दे दीजिए। तो ये भी उसी, ये फ्री गवर्नमेंट का ही पार्ट है, स्पोकन इंग्लिश का है कि जो है उसको कौन सा बुक का? रैपिडेक्स है क्या? ये क्या? अच्छा रैपिडेक्स तो बेसिक रैपिडेक्स दिया है, बड़ा नहीं। तो ये सब जो है 8th लेवल 10th लेवल तक के बच्चों को। रैपिडेक्स कहाँ का कंपनी है? अभी कहाँ का है ये तो छापता तो ऐसे पुस्तक महल ही है जो कि दिल्ली का है। बाकी ये लिखा किसके द्वारा गया, कहाँ गया, ऐसा नहीं मुझे ध्यान है। ठीक है, तो ये है बेनिफिट्स, यही हुए, समझ गए? बेनिफिट्स वर्ड्स का मतलब सैलरी भी हुआ और ये भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी जो भी सरकार द्वारा दिया जाता है लोगों को, किसी को। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इज़ अ मेजर रिफॉर्म इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013। कब लॉन्च हुआ याद रखना है, 2013 में, डीबीटी, टू प्रोवाइड एन ओवरआर्चिंग विजन एंड डायरेक्शन टू इनेबल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर of benefits under various government schemes and programs to individuals। ये 2013 में लॉन्च किया गया
भारत सरकार द्वारा ये एक बड़ा सुधार का पहल था। सुधार किस मामले में कि जो भी लोगों को बेनिफिट्स या कैश दिया जाए वो सीधे सीधे उनके खाते में चला जाए बजाय चैनल से जाने के। ठीक है, टू इनेबल डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स, कैश ट्रांसफ़र। जो ये तो जो डीबीटी है ये तो है कि मतलब डायरेक्टली, जैसे देखिए ये भी लीकेज क्यों हो रहा है, क्योंकि चैनल से आ रहा है। ब्लॉक लेवल पर गया, वहाँ से सब स्कूल के प्रिंसिपल कलेक्ट किए, वहाँ से बांटा गया, इसलिए सबको नहीं मिल रहा है। अगर तो भाई पैसा तो आप खाते में सीधे भेज सकते हैं, किताबें आप हर किसी के, तो फिर आप पोस्टल डिपार्टमेंट से भेजते अगर सबके एड्रेस पर, तब जा सकता था। तो ऐसा कर सकता है, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, कर सकता है। तो सबका अगर मेन सही बात है कि एड्रेस वगैरह, सही एड्रेस भी नहीं ना देता है, दे वो भी बच्चे बात है। तो देखिए यही कहा है, ये जो डीबीटी है क्या है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स। जो कैश के रूप में डायरेक्टली जो बेनिफिट्स मिलना है उनका कैश ट्रांसफ़र हो जाए सीधे सीधे खाते में, अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम्स। जो भी सरकार की योजनाएं और उसके कार्यक्रमों में अगर किसी तरह का लाभ दिया जाना है। देखिए, लिवरेजिंग द गेन्स इन आधार प्रोजेक्ट, DBT was conceived with the objective of accurately targeting the intended beneficiaries and enhancing efficiency, transparency and accountability in delivery of benefit services and government schemes। देखिए उस समय क्या था एक्चुअली कि इसको कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था 2013 में। तो उन्होंने जो है उनको डायरेक्टली जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड वगैरह होता था उससे वो कर रहे थे लागू इसको। भाजपा ने इसको क्या किया कि आधार से लिंक कर दिया। भाजपा ने इसको आधार से लिंक किया था और ये किया कि आधार से लिंक कराना ज़रूरी है। देखिए शुरू में आई थी तो कितना हुआ था हंगामा कि हर चीज़ में आधार से आपको देना होगा। लोग पहले तैयार नहीं हो रहे थे कि भाई क्यों, क्योंकि नेचुरल बात है, छुपाना था इसलिए आधार से नहीं लिंक कराना चाह रहे थे। भाई हम लोग को तो खुला है, करो आधार से लिंक या पैन से करो, हम लोग को कौन सा 2 नंबर का कमाई या गड़बड़ हम लोग करते नहीं। जिनको छुपाना था करना था तब वो इसमें परेशान हो रहे थे। लिंक लेकिन कैसे होता है, वो क्या सिस्टम है? लिंक मतलब आपको आधार, आपका इन्फॉर्मेशन जहाँ भी देखिए, अब पहले आधार नहीं ना मांगा जाता था, नहीं। अब आपको हर जगह आधार हो गया कंपलसरी देना, तो वही हुआ लिंक। आपका आधार नंबर से लिंक हो गया वो चीज़, और आधार नंबर से आपका फिर बैंक अकाउंट को लिंक किया गया, पैन नंबर को लिंक किया गया। नंबर आधार में 10 डिजिट का जो नंबर है उसको देना है, वही लिंक हो गया। हाँ, उसी को लिंक कहते हैं कि उसका आधार का नंबर वहाँ पे नोट करवाना है। आपका आधार चला गया नंबर, तो उस सारा आपका इन्फॉर्मेशन चला गया ना जो आधार में आपका है। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका पता, आपका और जो भी अगर डिटेल फिंगरप्रिंट या जो भी लिया है अगर, और उससे फिर जुड़ गया आपका बैंक अकाउंट, उसको भी तो लिंकिंग कराया गया था। पहले बैंक में थोड़े आधार देना रहता था, हर अकाउंट में पहले पैन नंबर थोड़े देना रहता था। अब आपको पैन नंबर भी देना ज़रूरी हो गया, आधार नंबर देना ज़रूरी हो गया। तो अब आप कोई भी ट्रांजैक्शन छिपा नहीं सकते हैं सरकार से। ठीक है, क्या हुआ, समझ में आ रहा है, नींद आ रहा है? हाँ, तो ये लिंक का मतलब ही हुआ कि जोड़ देना नंबर। हाँ, 10 डिजिट का जो नंबर अलॉट किया गया है बस उसको दे देना। हाँ, वही लिंक हो गया, उसी को लिंक कहते हैं। तो ये आधार से जोड़ दिया गया कि आधार आप जमा करेंगे, आधार देंगे तभी आपको वो दिया जाएगा। तो उससे क्या हुआ कि अब कोई फर्जी नहीं ले सकता था। एक आधार नंबर अगर चला गया तो उस व्यक्ति के नाम पे दोबारा नहीं लिया जा सकता था, या फर्जी कोई आदमी के नाम पर नहीं लिया जा सकता था। समझ गए? तो यही किया गया कि लेवरेजिंग का मतलब होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा, उसको बढ़ा चढ़ा के उसको इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इस्तेमाल करना फ़ायदे के तौर पे ही ना। हाँ, और ये मैंडेट मतलब अनिवार्य होता है। अनिवार्य, हाँ, अनिवार्य मतलब कि जरूरी। हाँ। तो लेवरेजिंग
द गेन्स इन आधार प्रोजेक्ट, कि आधार का प्रोजेक्ट जो में हमें जो फ़ायदे मिल रहे थे उसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस फ़ायदे को यूज़ कर सकते थे, उसको लिवरेज किया गया, ठीक है, उसको मैक्सिमम उसका बेनिफिट लेने की कोशिश किया गया आधार प्रोजेक्ट का। डीबीटी वॉज कंसीव, तो उसको लेके ये डीबीटी जोड़ा गया था कि आधार, चूँकि अब हम आधार सबका बना चुके हैं, जितना का नहीं बना था बनाया भी गया मोदी सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा सबका, कि सब आधार बनवाइए। पहले बहुत कम लोग का बना था, भाई सबको आधार बनाना ज़रूरी है। फिर सब जगह आधार का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आधार मांगना कंपलसरी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब एक दूसरे तरीके से कि भाई प्रैक्टिकल तरीके से कि भाई दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, सबको कितने लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है और कौन बहस करने जा रहा है। सब कोई चाहता है जल्दी जल्दी जो मांग रहा है दे दो भाई, काम हो मेरा जल्दी। मान लीजिए कि नहीं हमने सुप्रीम कोर्ट की बात पे, हाँ, तो कोई उसमें फोर्स नहीं कर सकता है गवर्नमेंट आपको। उस समय भी कहा गया था, बहुत सारी चीज़ों में आधार मांगा जा रहा था, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, कि लोग जो देना चाहता है दे, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन उसके बावजूद चल रहा है, ठीक है, मांग ही रहा है तो लोग दे ही रहा है। कौन चाहता है कि मेरा काम अटका रहा है, और हर कोई इतना बहस नहीं करना, कोई समय किसके पास है इतना काम, हर कोई चाहता है मेरा काम आगे बढ़े, और उसको पता है कि आधार देंगे तभी काम बढ़ाएगा, खड़ा होना कोई चाहेगा थोड़ी, कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद लागू हो गया, और हर चीज़ में आधार जो है जोड़, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्यूरेटली टारगेटिंग द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज, एक्यूरेटली टारगेट करें, यानी कि ये नहीं कि नाम किसी का है मिल रहा है किसी को, जो आदमी है ही नहीं उसको मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले अभी भी देखिए क्या हुआ, मैं अभी जो देख रहा हूँ स्कूलों में क्या हो रहा है, जो फर्जी एडमिशन, बच्चे हैं नहीं 10-20 बच्चे हैं, दिखा रखा है कि 200-200 बच्चे हैं, क्योंकि 200-200 बच्चों के नाम पर उतना फंड्स आ रहा है, उसके खाने पीने का, उसका ये सारा ये सब किताब वगैरह बहुत सारा चीज़, चेकिंग हो गया, हाँ सब सेटिंग था, ठीक है, बदले ना, सब सेटिंग था कि हाँ ठीक है आ गए चेकिंग के लिए, तो उसको कुछ दे के अपना रवाना कर दिए। उसी के लिए अब सिस्टम लागू किया ऑनलाइन, आज सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया। अब जो नेक्स्ट लेवल जो अभी तक तो क्या कर दिया, सारा चीज़ आपको हर टीचर का अटेंडेंस, अब तो है प्रिंसिपल को अपना अटेंडेंस अब ऑनलाइन मार्क करना है, तो वो तो नाम जो लिखा हुआ सब कैंसिल हो गया, सब जो है, क्योंकि सब का डेटा अभी अपडेट करवाया गया ऑनलाइन, उसका आधार नंबर कहाँ से लाइएगा, अच्छा आधार नंबर भी जोड़ दिया, आधार से लिंक कर दिया। अब वो भी अब ये हो गया कि मैंने किया है ना, इसलिए बता रहा हूँ, मैं स्कूलों का भी काम धाम किया हूँ, देखा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ कि जितने थे अब आपको या तो आप पर कार्रवाई हो जाएगा कि अगर आप 200 एडमिशन दिखा रहे हैं, मान लीजिए अभी उसमें टेम्पोररी अलाउ किया गया है बिना आधार के, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो गांव में ऐसे हैं कि जिनको आधार कुछ का कुछ गड़बड़ कराए हुए हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं सारे काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, नाम कुछ का कुछ लिखवा देता है। ये आधार में हमको भी करेक्शन कराना, मतलब एड्रेस एक ही जो 3-4 बार रिपीट हो गया, हाँ, सही वही चीज़ को सही कराना है, तो सही कराना है तो आधार सेंटर अगल बगल जहाँ होता होगा अपडेट वहाँ चले जाइए, वहाँ पे डाक बंगला के आगे में है। नहीं, हर जगह होता है आधार सेंटर, आधार अपडेट यहाँ भी है सामने। कहाँ पे है? यहीं पर, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है ना बाजार में, यही बाजार, हाँ वहाँ पे कहाँ पे है, मतलब उसी में आप देखिएगा, निकलिएगा ना, आपको दिखेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM दिखेगा, तो देख रहे उसी के बगल में नीचे अंदर जाके वहाँ बैनर लगा होगा आधार ESE, तो वहाँ पे हम जाके करवा सकते हैं। हाँ, कहीं भी करा सकते हैं, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया करा सकते हैं। फोटो भी देना तो फोटो वो खुद खींचेगा, जो भी चेंज करना है वहाँ आप जाइएगा, वो एक फॉर्म देंगे, उसमें भर दीजिएगा और सामने आपका अपडेट कर देगा। 50-100 रुपया फीस लेता है, 50 रुपया फोटो का, 50 रुपया एड्रेस का, जो भी है, अलावा वो अपना चार्ज हाँ कुछ मिनिमम लेता है, कर देता है उसमें जो है। और उसके बाद ओरिजिनल जब वो खुद बना के दे देगा, अपने आप आपको ईमेल पर आ जाता है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट करवाना है तो प्रिंट आउट भी कर देगा PVC वाला, तो उसका कुछ चार्ज लेता है 25, 30, 50 जो भी है, तो वही कर देगा प्रिंट आउट, हाँ, उसी समय मतलब बन जाएगा, तुरंत नहीं, जब आपका वहाँ आधार अपडेट होगा तब ना,
तो यहाँ से अप्लाई कर देगा आपका, नहीं तो एक आध दिन में हो जाता आधार है। पर नंबर चेंज नहीं ना होगा? नंबर वही रहता है, नंबर चेंज नहीं वही होता है। वही। बाकी आपका कोई भी है, नाम में कोई गलती है, एड्रेस में कुछ मिस्टेक है, कुछ चेंज कराना है, एड्रेस हम ही चेंज कराया, मैडम का चेंज कराया, तो वो आपको एड्रेस चेंज कराने के लिए प्रूफ देना पड़ेगा क्या? चेंज नहीं कराना है, वही चीज़ को करेक्ट कराना है। हाँ, तो वही चीज़ को अगर करेक्ट कराना है ना, तो उसके लिए भी कोई तो प्रूफ दीजिएगा ना कि ये एड्रेस है, कोई चीज़ एड्रेस का कि मतलब वो पूछ लीजिएगा। करेक्शन अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा क्या है उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए कि वैसे हो जाके जाएगा, पूछ लेंगे। हाँ वो बता देगा आपको। उसको बोलते हैं CSC, सिटीजन सर्विस सेंटर, CSC कहा जाता है। यहाँ पर भी है, निशाबाद मोड़ पर भी है, कई सारा है, बीच में भी यहाँ पे है, जब है ही तब तो हाँ कोई सामने ही दिक्कत नहीं है, है। सामने ही है। हाँ चलिए देखिए, तो इसको इसलिए किया गया ताकि एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, यानी कि लोगों को सही सही बात की जानकारी हो कि भाई कितना फंड आ रहा है, लोगों को मिल रहा है कितना। पहले इसी में ना होता था कि लोगों को पास कोई जानकारी नहीं होती थी, पता चला कि सब अपना अपना वो लोग घोटाला करके अपना आदमी को दे दे रहा है, किसको दे दे रहा है कोई नहीं जान रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जैसे हम शीशा है, शीशे की तरह साफ, ट्रांसपेरेंट, हम शीशे के आर पार देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है। तो वैसे ही सरकार का सारा इन्फॉर्मेशन हम देख सकें, जान सकें कि क्या हो रहा है किसके साथ, तो उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। एंड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही कि भाई आप सही किए गलत किए, किसको दे दिए हम जवाब। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्रिस्टल क्लियर, और ये अच्छा ठीक है। अकाउंटेबिलिटी उसका जवाबदेही कि सही किए गलत किए, भाई काहे नहीं मेरा पैसा आया है, या मेरा पैसा क्यों नहीं आया, इतना कम क्यों आया, अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। इन डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स और सर्विसेज अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स, तो जो भी सरकारी योजनाओं के तहत जो भी लाभ मिलना होता है, जो भी फ़ायदा मिलना होता है, उनको देने में इफ़िशियंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो, उसके लिए लागू किया गया DBT, ठीक है। द मैंडेट ऑफ DBT वाज यूनिवर्सलाइज्ड, इसका जो ये अनिवार्यता, मैंडेट का मतलब कंपलसरी, ये जो अनिवार्यता इसका किया गया, इट वाज यूनिवर्सलाइज्ड, मतलब इसको यूनिवर्सल कर दिया गया कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी है सरकारी काम, वहाँ आपको आधार या DBT करना होगा। एंड एक्सटेंडेड टू कवर ऑल सेक्टर स्कीम्स, जितने भी राज्य केंद्र सरकार की योजनाएं उन सब में अब DBT के ही माध्यम से पैसा जाता है। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स सो दैट हैव एनी कॉम्पोनेंट ऑफ कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र टू इंडिविजुअल, जहाँ किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ पैसा देने की बात आती है, वहाँ DBT के ही माध्यम से पैसा दिया जाएगा, और कोई तरीका से नहीं। पहले कैसे पेमेंट करता था सरकार की, सब बीच में सब खा जाता था? भाई पहले ऑफिसर के पास आता था, ऑफिसर जो है पैसा बांटता था, ठेकेदार को देता था, ठेकेदार अपना सब आदमी सबको, अगर मजदूर है तो जो भी है, या जैसे स्कूलों में जाता है, प्रिंसिपल अब सब बच्चों को बांटे, दिए चाहे नहीं दिए, ये था। और क्या पहुंचता है हाँ। एक जगह पर एक प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल के पास गया मिड डे मील खिलाने के लिए, अब इसीलिए प्रिंसिपल को हर पावर से फ्री कर दिया जा रहा है। अभी यही किया जा रहा है, लेटेस्ट प्रिंसिपल सबके खिलाफ हुआ है कि उनको पढ़ाने लिखाने के अलावा कोई काम नहीं दिया, सब DM के पास रहेगा, ठीक है। तो जितना मिड डे मील का भी कर रहा है कि अब स्कूल में खाना नहीं बनेगा, पंचायत स्तर पर एक जगह बनेगा, वहीं से सब स्कूल भेजा जाएगा, ऐसा अभी सोचा जा रहा है करने का कि क्या ठीक रहेगा। स्कूल को अब ये टीचर और प्रिंसिपल को नहीं रहेगा। पर डे देता है स्कूल में खाना, दोपहर हाँ, पर डे खाना बनता है, किचन चलता है वहाँ। तो अब ये सब क्योंकि पता चला मिड डे मील के लिए जा रहा है 1 लाख रुपया, तो भाई 50,000 में काम चला रहे हैं, 50,000 अपना जेब में जा रहा है। ये तो सही है, बहुत अच्छा कर रहा है सरकार। हाँ, लेकिन अब बच्चा अच्छा ही कर रहा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहा है। तो वही मैं कर रहा हूँ कि अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट पर लग गया है सरकार, जो इतना टाइट किए हुए है, और हर चीज़ प्रिंसिपल को अब कर दिया कि अब कोई बनना नहीं चाहेगा प्रिंसिपल, क्योंकि खाली हेडेक रह जाएगा, तो उसमें क्या है, मलाई कुछ नहीं है, खाली जितना भी, हाँ खाली आपको एजुकेशन रिलेटेड आपको जिम्मेदारी है, देखरेख करना है स्कूल का, बाकी जितना ही पैसे वैसे का काम है वो सब जो है ब्लॉक लेवल पर या DM सब को करने का दिया जा रहा है।
कि वो देख रेख करेंगे, वो करेंगे। आपको कोई पैसे सबका अकाउंट नहीं मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये सब किया जा रहा है इसीलिए भाई, क्योंकि अब गड़बड़ कर रहे होंगे तब ना। पैसा ऐसी चीज़ है कि भाई किसी की भी नीयत डोला देता है, कोई आदमी पैसे के इससे बचा हुआ नहीं। लक्ष्मी देवी का ऐसा माया है कि जिससे कोई नहीं बचता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है सही तरह से लोग बिहेव करें, ठीक है, उसके लिए ये सब किया जा रहा है। चलिए, तो ये आप समझ गए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। तो ये भी नाम था, ये अब दूसरा टॉपिक है। हाँ। पहले जो है एक भारत निर्माण प्रोजेक्ट चल रहा था कांग्रेस गवर्नमेंट के समय, ठीक है। भारत निर्माण बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसको ये लोग नाम बदल बदल के अपना कुछ कुछ सब कर दिए। कांग्रेस सरकार तो बेचारी डूब गई, इतना अच्छा काम कर रही थी। लेकिन कुछ लोग थे कि जो वहाँ घोटाला करने में लगे हुए थे, उनको बढ़ा चढ़ा के वो कर दिया गया, तो कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। आत्मनिर्भर भारत, अब ये है देखिए बीजेपी सरकार का आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत विच ट्रांसलेट्स टू सेल्फ रिलायंट इंडिया और सेल्फ सफिशिएंट इंडिया, ठीक है। आत्मनिर्भर मतलब किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट is a policy for making India a bigger and more important part of global economy, pursuing policies that are efficient, competitive and resilient। अच्छा चलिए इसको कल करेंगे, मेड आ गया, इसको कल नहीं दिक्कत, आज नहीं तब रखते हैं क्लास में, कल से करेंगे 11:15 बजे। तो बहुत